So hello guys, good morning. Just let me know whether I am audible or not so that we can start this beautiful session up. एक बार बता दो यार सब कुछ क्लियर है कि नहीं, मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ कि नहीं, so that we can start this session. All right, good morning, good morning, good morning. Natasha, hello. अभी त्यागी, हाय. अभय, गुड मॉर्निंग यार. सिंचन, गुड मॉर्निंग. ऑडिबल, विजिबल, चलो यार बहुत बढ़िया. लेट नहीं हुआ हूँ भाई, 10 बजे का टाइम था, 10 बजे आई एम हियर. 40 सेकंड लेट हुए हैं. 40 सेकंड में यार ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सेटिंग में भी टाइम लगता है, कीज वगैरह भी इंसर्ट करनी पड़ती हैं सो दैट वी कैन गो लाइव. मक्खन क्लियर, चलो यार, वेल एंड गुड. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं ऐप पर लाइव हूँ कि नहीं, सो दैट हम लोग स्टार्ट कर सके एकदम झटपट ना. आज बिना किसी टाइम वेस्टेज के फटाफट स्टार्ट करेंगे. थोड़े से स्टूडेंट्स के रिव्यूज हमने देखे थे कल और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया. काफ़ी अच्छा लगा आपको सेशन एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग. ऑल राइट, ऐप के ऊपर भी हम लोग लाइव जा चुके हैं. प्रीति, हिमांशु, संचिता, मन्नत, नीतू, नूर, रिया, गुड मॉर्निंग, हेलो. तो सब लोगों को सबसे पहले यार बहुत बड़ा वेलकम टू दिस सेशन. एंड कल के सेशन में बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स रहा आप सब लोगों का, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया. एक फीडबैक क्या आया था कि थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करें बिकॉज आने वाले चैप्टर्स और बड़े हैं. अभी तो कल का चैप्टर सबसे बेसिक चैप्टर था, सबसे छोटा चैप्टर था. आज वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा और बड़ा है. प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में क्वेश्चंस की तादाद और ज्यादा हो जाएगी. 250 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे एक दिन में, यानी 250,000 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली उसमें 3-4 घंटे का सेशन बना दिया तो आप लोगों का तब तक क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा. तो अल्टीमेटली हम लोग थोड़ा सा फास्ट पेस पे चलेंगे, समझते हुए चलेंगे चीजों को, लेकिन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कशन करेंगे जहां पर जरूरत होगी. जो क्वेश्चन सबका ठीक हो जाएगा उसमें हम आंसर देखेंगे, 1-2 लाइन की एक्सप्लेनेशन कि ये क्यों हुआ, एंड वी विल प्रोसीड फर्दर. नोट्स आपके अपडेट हो जाते हैं टेलीग्राम के ऊपर. तो कल आधे घंटे के अंदर नोट्स पहुंच गए थे टेलीग्राम पे, तो झटपट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो. टेलीग्राम चैनल का नाम है मार्क्स अप लर्निंग ऐप. ठीक है, तो ये वाला जो टेलीग्राम है इसको ज्वाइन कर लो, मार्क्स अप लर्निंग ऐप को. और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, मार्क्स अप लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. और प्लीज यार इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो. अब अपन भी थोड़े से फॉलोवर बढ़ाएगा साथ साथ. चलो स्टार्ट करते हैं. और पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, हु वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. यहां पे एक वर्ड को आपको गौर से देखना है, दैट इज मोर साइंटिफिक. इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है, फटाफट बताओ यार. मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लीनियस, एरिस्टोटल, विटेकर या बेंथम एंड हुकर. सबसे पहले साइंटिफिक लॉजिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई किसने किया था चीजों को. ऑब्वियसली सबका सही है, एकदम एक भी बच्चे का इनकरेक्ट नहीं है. यहां पर आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल. एरिस्टोटल साहब ने क्या किया, एरिस्टोटल साहब ने क्या किया, प्लांट्स को डिवाइड कर दिया अलग अलग कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी. यानी प्लांट्स कैसे दिखाई देते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में तोड़ा. जैसे कि आपके हर्ब्स जो कि छोटे छोटे पौधे थे, श्रब्स जो कि झाड़ियां थी, एंड बड़े बड़े दरख्त यानी कि ट्रीज. तो सिर्फ इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर इन्हें डिवाइड किया गया. और एरिस्टोटल साहब ने साइंटिफिक बेसिस कहां पर लगाया, एनिमल के केस में लगाया. एनिमल्स में इन्होंने ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड या ऑन द एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड एनिमल्स को दो तरीके से डिवाइड किया. इनइमा जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था, और अनइमा, ए फॉर एब्सेंट, जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था. तो यहां पर इन्होंने जो है रेड ब्लड की प्रेजेंस या एब्सेंस को इस्तेमाल किया. दिस वॉज द साइंटिफिक बेसिस, राइट, दिस वॉज द साइंटिफिक बेसिस. तो एरिस्टोटल साहब हमारे आंसर में आ जाएंगे. ठीक है, चलो ऑल राइट. यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ. अभी आपको बताया था कि किस बेसिस पर इन्होंने डिवाइड किया था प्लांट्स को हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में. द आंसर इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. सिर्फ देखने से ही पता लग जाता है कि कौन सा ट्री बड़ा है. अब एक यूकेलिप्टस का पेड़ है उसको आप हर्ब तो नहीं बोलोगे, एक आम का पेड़ है उसको आप हर्ब तो नहीं बोलोगे, वो ट्री है क्योंकि उसकी ट्रंक जो है बहुत मोटी है एंड अल्टीमेटली वुडी ट्रंक आपको देखने को मिलती है. कोई झाड़ी है तो आप उसे श्रब ही बोलोगे, राइट. जो पानी होता है जहां पर पॉन्ड में, उसके चारों ओर छोटी छोटी घासें उगी रहती हैं जो कि हर्बेशियस होती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी झाड़ियां भी रहती हैं पानी के चारों ओर, वो श्रब्स में काउंट होती हैं. तो मॉर्फोलॉजिकली आप इन्हें
क्रॉस चेक कर सकते हो। तो 2 का आंसर आपका बी हो जाएगा विदाउट द डाउट। हाउ मेनी ग्रुप्स डिड एरिस्टोटल डिवाइड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी? रेड ब्लड सेल्स की प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से एनिमल्स को कितनी कैटेगरी में तोड़ा एरिस्टोटल साहब ने? ये आपका क्वेश्चन है। कितनी कैटेगरीज में तोड़ा गया आपके एनिमल्स को? दिस इज योर क्वेश्चन। जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी। मैंने आपको बताया था कि जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है इनका नाम हो जाएगा इनैमा, और जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट है इनका नाम क्या हो जाएगा? अनैमा। तो इनैमा अनैमा में डिवाइड कर दिया ना एरिस्टोटल साहब ने, तो 2 कैटेगरीज हुई सिर्फ, इसके अलावा कोई कैटेगरीज नहीं। अगर मैं बोलता प्लांट को कितनी कैटेगरीज में तोड़ा तो आंसर हो जाता 3, फिर आंसर हो जाता सी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर। टू किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो थी, जो कैरोलस लीनियस साहब ने दी थी, वही सेम कैरोलस लीनियस जो कल हमने देखे थे, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम भी दिया था। ये जो कैरोलस लीनियस साहब हैं, इन्होंने जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी, उसकी क्या क्या डिमेरिट्स थी ये आपको बताना है। क्या क्या डिमेरिट्स थी? पहली चीज, इन्होंने सिर्फ 2 किंगडम बनाई। पहली किंगडम बनाई इन्होंने एनिमेलिया, यानी एनिमल्स होंगे इसके अंदर सारे के सारे, और दूसरी किंगडम बनाई इन्होंने प्लांटी, यानी प्लांट होंगे इनके अंदर सारे। लेकिन क्या एनिमल प्लांट के अलावा दुनिया में कुछ और नहीं है? बिल्कुल है। फंगस है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, बैक्टीरिया वगैरह है। तो इन्होंने क्या किया, सारे बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल थी उनको सबको प्लांटी में डाल दिया। तो प्लांटी के अंदर यूकैरियोटिक प्लांट भी है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया भी है। आपके यूनिसेलुलर जो क्लेमाइडोमोनास थे, क्लोरेला थे, अमीबा थे, पैरामीशियम थे, इनको भी प्लांटी में रख दिया, और कॉम्प्लेक्स एंजियोस्पर्म्स भी उसमें है। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कोई फर्क ही नहीं किया। फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन एल्गी है, जो कि प्लांट का मेंबर है ऑब्वियसली, इसी में इन्होंने फंगस को भी रख दिया, क्योंकि फंगस में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है काइटिन की। तो इन्होंने क्या किया भाई, जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है उसको डाल दो एनिमेलिया में, और जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है उसको डाल दो आप प्लांटे में। इन्होंने ये जुगाड़ लगाने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली फेल हो गए, क्योंकि ये तीनों डिमेरिट्स आपको यहां पर देखने को मिली। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ये चारों की चारों बातें करेक्ट हो जाएगी। डन। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। इन विच ईयर विटेकर प्रपोज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? कौन सी साल में विटेकर साहब ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें दी थी? झटपट बताओ यार, ये सबको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट, सबका करेक्ट है। 1-2 बच्चे डी लिख रहे हैं, लेकिन द आंसर इज गोइंग टू बी 1969। ये बात आपकी सही हो जाएगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 6। विटेकर्स किंगडम आर। विटेकर साहब ने जो किंगडम्स दी थी उनमें कौन कौन सी किंगडम थी? प्लांटे, एनिमलिया, फंगस, मोनेरा, प्रोटिस्टा। यार ये पांचों की पांचों आपकी मौजूद थी यहां पर, क्योंकि विटेकर साहब ने जो सिस्टम दिया था उसका नाम ही था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहली जो किंगडम थी उसका नाम था मोनेरा, उसके बाद उससे थोड़ी एडवांस प्रोटिस्टा, फिर उससे एडवांस्ड आपकी फंगस, उससे एडवांस्ड आपकी प्लांटे, और सबसे एडवांस्ड आपके एनिमल। तो ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज वुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी मेन क्राइटेरिया वर यूज्ड बाय विटेकर फॉर क्लासिफिकेशन? विटेकर साहब ने कितने क्राइटेरिया लिए थे क्लासिफिकेशन के लिए? दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, नीट में ऑलरेडी पूछा गया है अलग तरीके से। तो जो नीट में पूछा गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि नीट में क्या पूछा गया था, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर करो कि कितने क्राइटेरिया थे। कितने क्राइटेरिया थे? यार तुम लोग तो वक्त के साथ बहुत बेहतर होते जा रहे हो। आई मस्ट से दिस, मैं ऐसा बहुत कम कहता हूं, लेकिन बहुत कम गलतियां कर रहे हो तुम लोग। सो बैच पर तो गलती है ही नहीं, बिल्कुल गलती नहीं है। एक भी बच्चे ने ABC कुछ नहीं लिखा, सारे बच्चे डी। दैट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। 5 कैरेक्टर्स इन्होंने कंसिडरेशन में लिए थे। कौन कौन से कैरेक्टर थे भाई? सेल की ऑर्गेनाइजेशन देखो कि प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट, थैलस का स्ट्रक्चर देखो कैसा है, रिप्रोडक्शन देखो कैसा हो रहा है, न्यूट्रिशन देखो कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, सेप्रोफिटिक है, क्या है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखो। पांचों की पांचों चीजें एनसीईआरटी में एक सीक्वेंस के अंदर गिवन है। सारी चीजें हमने यहां पर नोट करी। कितने कैरेक्टर हो गए? 5 कैरेक्टर हो गए। सेल टाइप, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। विदित यार, थैंक यू सो मच, एंड पढ़ के आने के लिए शुक्रिया। यही कहना चाहूंगा। तो 5 चीजें इन्होंने कंसिडरेशन में ली।
अब वही क्वेश्चन घूम के आ गया, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है। यहां पर दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वर द क्राइटेरियाज यूज्ड बाय विटेकर? विटेकर साहब ने कौन से क्राइटेरिया यूज किए थे? 5 जो मैंने बताए थे वो ढूंढो यार इसमें, और कौन कौन से नहीं है वो भी ढूंढो। सीधी सी बात है, जो क्राइटेरिया नहीं है उनको ढूंढ लो, बचे हुए 5 आपके होंगे। जैसे कि सेल स्ट्रक्चर आपका है कि प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, इस बेसिस पे मोनेरा और बाकी सारी किंगडम बनी। थैलस ऑर्गेनाइजेशन कि आपका कोई यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, इस बेसिस पे यूनिसेलुलर में मोनेरा प्रोटिस्टा प्रेजेंट हुए, मल्टीसेलुलर में फंगस प्लांट एनिमल प्रेजेंट हुए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बैक्टीरिया मेजरली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। प्रोटिस्टा में दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं जैसे कि आपके क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। जो आपके स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये आपके सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, और प्रोटोजोवंस जो है ये आपके कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक है। तो मिक्स न्यूट्रिशन देखने को मिला। फंगस आपका कंप्लीटली सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक है, और एनिमल भी आपका हेटेरोट्रॉफिक होगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर डिवाइड किया, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर डिवाइड किया, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर डिवाइड किया। बायोकेमिकल डिफरेंस और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर कंसिडरेशन में नहीं लिए। तो 6th और 7th को छोड़ के बाकी सारे हमारे आंसर हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मानते हो? इजी था। अगर एनसीईआरटी पढ़ी हुई तो इजी था काफी। अविनाश पेडिग्री एनालिसिस पे एक और वीडियो आएगी जिसमें हम पर्टिकुलरली प्रैक्टिस करेंगे। आज सिर्फ कंसेप्ट सिखाया गया था बैच के ऊपर, प्रैक्टिस का सेशन रहता है। ओके, तो आई अपलोड दैट सेशन ऑन सैटरडे, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, in earlier classification like two kingdoms the following are included in plant। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, यानी कैरोलस लिनियस साहब की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी चीजें प्लांट में डाल दी गई थी? यह आपका सवाल है। कौन कौन सी चीजें प्लांट में थी? जल्दी जल्दी बताओ। ओके, सपना इज सेइंग सी, लेकिन ज्यादातर बच्चे डी कह रहे हैं और कुछ बच्चे सी कह रहे हैं। मेरे भाई, टू किंगडम सिस्टम के बारे में पूछा गया है, आपको भावुक नहीं होना। दिस इज नॉट आर एच विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर एच विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके मॉसिस और फर्न जो है, यानी आपके ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये आपके प्लांट में आते हैं। लेकिन जो कैरोलस लिनियस साहब थे, इन्होंने क्या देखा? अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्लांट है। इन्होंने बस इतना ही बोला, अगर सेल वॉल प्रेजेंट तो वो प्लांट। तो सेल वॉल तो आपकी बैक्टीरिया में भी है, पेप्टिडोग्लाइकन की। ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज साइनोबैक्टीरिया, इसमें भी आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है। फंगस में काइटिन की सेल वॉल है। मॉसिस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो प्लांट होते ही हैं। प्लांट के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो पहले से मौजूद है। ये तो एक्चुअल प्लांट्स हैं। तो ये सारे के सारे प्लांट हुए अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम पूछा हुआ है, तब आपका आंसर यहां पर बनेगा, तब आपका आंसर यहां पर आएगा। राइट, चलो ओके, ऑलराइट। सपना आई थिंक थोड़ा सा फिर लैग हो गया होगा कि आप किसी और क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे और मुझे लगा इसका। नो इश्यूज, तो थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप तक बाद में पहुंचते हैं, लाइव के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा लैग रहता है, बट नो इश्यूज। ओके, चलो। कोमल सर, एक क्वेश्चन था, लिविंग वर्ल्ड में टोमेटो एंड पोटैटो कॉमन सिमिलैरिटी टैक्सॉन में है, इसमें जीनस होगा यार, इसमें जीनस होगा। ठीक है, इसमें जीनस हो जाएगा। What is common to bacteria, mosses and fungus? बैक्टीरिया जो कि एक मोनेरा है, मॉसिस, ब्रायोफाइट एंड फंगस, इनमें क्या चीज कॉमन है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ऑटोट्रॉफिक या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? फटाफट बताओ क्या चीज इनमें कॉमन है। 10 का भी। एक्चुअली जब आप गूगल करेंगे ना टोमेटो का नाम, तो आपको लाइकोपर्सिकम कुछ दे रखा है और फैमिली सोलेनेसी दे रखी है। तो पोटैटो और टोमेटो का ऐसा लगता है फैमिली सेम है, बट वो नाम ही गूगल में गलत दे रखा है। राइट, तो वहां पे क्या है, जीनस लाइकोपर्सिकम दे रखा है, लेकिन क्या होगा, नाम क्या होगा? नाम सोलेनम पर्सिकम होगा, लाइकोपर्सिकम होगा, तब जाके आपका जीनस आंसर आएगा। जीनस इज करेक्ट, ये हम वैलिडेट कर चुके हैं, काफी बार वैलिडेट कर चुके हैं। पिछले साल भी स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आई थी इसमें, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं उनकी किताब में भी गलत आंसर दिया हुआ है इसका। तो वही चीजें ट्रांसलेट होती हुई चली जाती हैं गलतियों के तौर पे, तो हमें पर्सनली सीखना होता है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि बैक्टीरिया देखो यार हेटेरोट्रॉफिक होते हैं मोस्टली, और मॉसिस आपका खाना बना सकते हैं, प्लांट है क्योंकि। ऑटोट्रॉफिक नहीं है सारे के सारे, बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक है, फंगस हेटेरोट्रॉफिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यार बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोट है, जबकि फंगस आपका यूकैरियोट है।
तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द ओनली कैरेक्टर जो इन सब में कॉमन है। सेल वॉल का नेचर नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है कि प्रेजेंट होती है कि नहीं, तो इन सब में होती है। बैक्टीरिया में किस चीज की सेल वॉल होती है बताओ? यू बैक्टीरिया में किस चीज की सेल वॉल होती है? फटाफट लिखो यार, यू बैक्टीरिया में किस चीज की सेल वॉल होती है? यू बैक्टीरिया में किसकी होती है सबसे पहले मुझे ये बताओ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया में किस चीज की? पेप्टिडोग्लाइकन की। बिल्कुल सही बात है, यहां पर आपकी सेल वॉल बनेगी पेप्टिडोग्लाइकन की। और पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब क्या हुआ? रटना नहीं है। पेप्टिडो का मतलब पेप्टाइड यानी अमीनो एसिड बने होंगे। ग्लाइकन का मतलब, ग्लाइकन मतलब शुगर, तो यहां पर शुगर बनी होगी, यानी ये शुगर और प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन है। आर की बैक्टीरिया में क्या बनती है? सूडोम्यूरिन की बनती है सेल वॉल, सूडोम्यूरिन की बनती है। ओके, फंगस में किसकी बनेगी? काइटिन की बनेगी। एंड प्लांट के अंदर सेल्यूलोज इज द मेन थिंग। सेल्यूलोज के अलावा और भी चीजें हो सकती है, जैसे हेमीसेल्यूलोज, पेक्टोज एक्सेट्रा, काफी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इन सब में एक चीज कॉमन है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल प्रोकैरियोटिक ग्रुप आर पुट अंडर किंगडम। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को, दुनिया के सारे प्रोकैरियोट को आर.एच. विटेकर साहब ने किस में पुट कर दिया था? मोनेरा में पुट कर दिया था। जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है उनकी अलग से किंगडम बन गई मोनेरा। और मोनेरा का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? कौन बताएगा मुझे? सबसे पहले मोनेरा का कंसेप्ट किसने दिया था? हु इंट्रोड्यूस्ड किंगडम मोनेरा? दुनिया में सबसे पहले मोनेरा किंगडम किसकी वजह से आई? कौन थे वो महारथी? आपको बैच के अंदर बताया हुआ है, झटपट बताओ यार। उनका नाम था कोपलैंड। बिल्कुल सही संचाली, एकदम करेक्ट। विदित एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। इशिता एब्सोल्युटली करेक्ट। खुशी अर्नेस्ट हेकल नहीं, हेकल साहब ने क्या दिया था? प्रोटिस्टा दिया था, मोनेरा नहीं दिया था। ओके, कोपलैंड साहब ने मोनेरा दिया था। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन। सारे के सारे किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में रखा गया? एक कंडीशन थी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए और यूकैरियोटिक होने चाहिए, क्योंकि प्रोकैरियोट तो सारे के सारे मोनेरा में थे। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट यानी लोअर लेवल के जो यूकैरियोट थे वो प्रोटिस्टा में प्लेस कर दो। ठीक है, प्रोटिस्टा का कंसेप्ट हेकल साहब ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा विटेकर ने किस पर्टिकुलर किंगडम के अंदर डाल दिए? इन सब के अंदर कैरेक्टर देखो कौन सा कॉमन है, क्या चीज है इन सब के अंदर कॉमन? झटपट बताओ, फटाफट बताओ, क्या चीज है इनके अंदर कॉमन? इनके अंदर ये चीज कॉमन है कि ये सारे के सारे यूनिसेलुलर है। क्लेमाइडोमोनास के अंदर सेल वॉल होती है, क्लोरेला के अंदर सेल वॉल होती है, तो पहले ये प्लांट में प्रेजेंट थे क्योंकि इनमें सेल वॉल है, लेकिन ये यूनिसेलुलर है। और पैरामीशियम और अमीबा में सेल वॉल नहीं है, लेकिन फिर भी वो यूनिसेलुलर है, तो इन्हें किस में पुट किया गया? प्रोटिस्टा में, क्योंकि चारों के चारों कैसे हैं? ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। बात समझ में आई? तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, इस वजह से इन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 14, फाइलोजेनी रेफर्स टू मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ही कहा जाता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। फाइलोजेनिक का मतलब क्या होता है कि आप मुझसे कितने कनेक्टेड हैं इवोल्यूशनरली, यानी हमारे एंसेस्टर सेम है कि नहीं। अगर आपके डीएनए को मेरे डीएनए से कंपेयर किया जाए और सिमिलैरिटी बहुत तगड़ी है, इसका मतलब आपके और मेरे एंसेस्टर सेम रहे होंगे। जैसे कि मैं 3 एग्जांपल ले लेता हूं। पहला एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, दूसरा एग्जांपल है यहां पर मंकी, और तीसरा एग्जांपल है यहां पर व्हीट यानी गेहूं। अब मैंने डीएनए कंपेयर किया ह्यूमन का मंकी के साथ, तो मुझे पता लगा कि भाई 84% जीनोम सिमिलैरिटी है। और जब मैंने ह्यूमन का डीएनए कंपेयर किया व्हीट के साथ, तो पता लगा सिर्फ 32% जीनोम सिमिलैरिटी है। बताओ ह्यूमन का एंसेस्टर किसका और एंसेस्टर होगा, व्हीट का या मंकी का? हमसे ज्यादा रिलेटेड कौन है, व्हीट या मंकी? डेटा के बेसिस पर बताओ, डेटा के बेसिस पर बताओ। व्हीट हमारे साथ सेम एंसेस्ट्री शेयर करेगा या मंकी? मंकी करेगा, जाहिर सी बात है। बंदर इसलिए करेगा क्योंकि इसका जो डेटा है ये हमसे ज्यादा कॉमन आया है, इसका मतलब ये हमसे ज्यादा रिलेटेड है। और ये रिलेटेडनेस हमें कैसे पता लगी? हमने जेनेटिक मटेरियल को कंपेयर किया है।
तो ऐसे ही हम दुनिया के काफी सारे ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल को यानी डीएनए के सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं और पता लगाते हैं कि इनके सीक्वेंस में आखिर कितनी सिमिलैरिटी है। अगर आप चाहोगे तो मैं YouTube पर आज शाम को एक वीडियो बना दूंगा और मैं आपको सिखा दूंगा बकायदा, आप अपने कंप्यूटर पर करके देख पाएंगे कि बंदर और आप में कितनी सिमिलैरिटी है। काफी सारे ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिससे आप घर में ये काम कर सकते हो अपने लैपटॉप के ऊपर। तो हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को टेस्ट भी कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कौन किससे ज्यादा कनेक्टेड है, राइट। तो आज शाम को एक वीडियो बनाएंगे, देखना जरूर, ओके। किंगडम मोनेरा कंटेन्स, किंगडम मोनेरा में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया, डायनोफ्लैजेलेट, स्लाइम मोल्ड्स या यूग्निलॉइड? फटाफट बताओ, ओके। आंसर बताओ फटाफट। बैक्टीरिया होंगे मोनेरा के अंदर। बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दो ही चीजें होती हैं यहां पर, राइट। और इनसे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा वगैरह। डायनोफ्लैजेलेट एक प्रोटिस्ट है, स्लाइम मोल्ड एक प्रोटिस्ट है, यूग्लिनॉइड एक प्रोटिस्ट है। ये आपके मोनेरा में नहीं आते, सिर्फ बैक्टीरिया आपका आंसर हो जाएगा, चाहे वो यू बैक्टीरिया हो चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, दोनों के दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाले। ऐसा कौन सा माइक्रोब है जो हर जगह पाया जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, पैरामीशियम। इसको कॉस्मोपॉलिटन भी बोलते हैं, एक हिंट दे रहा हूं। इट इज ऑफन कॉल्ड एज कॉस्मोपॉलिटन, यानी जहां पर तुम्हारी नजर है वहां पर ये आंसर निकल गया, वहां पर तुम्हें बैक्टीरिया मिल जाएगा। चलो सही बात है, बैक्टीरिया मिल जाएगा, ओके। बैच में मैंने आपको दिखाया भी था कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे पर्सनली। तो अपनी जेब से वॉलेट में जो नोट है, जिनको 100-200 लोग टच करते हैं, ऑब्वियसली एक दुकान से दूसरी पे गया, दूसरे से तीसरी पे गया, उस नोट की बदौलत हमने कल्चर मीडियम के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ देखी थी। सिमिलरली अगर आप एक गेट के हैंडल से कुछ सैंपल उठाते हैं टिश्यू पेपर से और उसको कल्चर मीडियम पे ग्रो कराते हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ दिखाई देगी। दैट इज अ श्योरिटी, दैट इज अ सर्टेनिटी। यानी जो आपको दिखाई नहीं देती चीजें, जो अक्सर आपको साफ दिखाई देती हैं, उन पर भी बैक्टीरिया मिलता है। तो ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स हो गए, कॉस्मोपॉलिटन हो गए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। 17th अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बैक्टीरिया? इनमें से कौन सी गंदी बात है? इट इज ग्रुप्ड अंडर 5 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इट कैन लिव इन हॉट स्प्रिंग, डीप ओशन, स्नो एंड डेजर्ट एरियाज। It can live as a parasite. It is composed of simple behavior and complex structure. फटाफट बता दो गंदी बातें कौन सी हैं, गलत बातें कौन सी हैं, झटपट बता दो। 17 का भी संचाली दृष्टि एब्सोल्युटली करेक्ट। हर्ष एकदम बहुत बढ़िया। रोमिता, फंगस को भी कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। बिल्कुल रोमिता, फंगस इज ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन। आपके खाने पीने की चीजों पर अगर आप एक संतरा को 2-3 दिन के लिए छोड़ दें, अगर आप उसे रेफ्रिजरेटर में ना रखें, अगर आपने रोटी बाहर छोड़ दी है 2-3 दिन के लिए, कोई खराब सब्जी छोड़ दी है, हर जगह पर आपको फंगस देखने को मिल जाएगा। हवा में घूमते रहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए एंड डी ओनली। क्यों? क्योंकि 5 कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ शेप, 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो रॉड जैसा दिखता है वो मेरा भाई हो जाएगा बैसिलस। जो आपका गोल गोल दिखता है ये हो जाएगा आपका कोकस। जो स्पाइरल दिखता है ये हो जाएगा आपका स्पाइरिलम। और आपका जो कॉमा शेप दिखता है ये हो जाएगा आपका विब्रियो। सिर्फ 4 शेप देखने को मिलती हैं, 5 नहीं होंगी, तो ये बात गलत हो गई। ये हाँ भाई हर जगह रह सकता है, कॉस्मोपॉलिटन है। ये पैरासाइट के तौर पे भी रह सकता है, आपके अंदर बीमारी भी कॉज कर सकता है, काफी सारी बैक्टीरियल डिजीज होती भी है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल बिहेवियर एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इनका सिंपल रहता है, बिहेवियर इनका कॉम्प्लेक्स रहता है। तो सिंपल वर्ड यहां पे लगा दो, कॉम्प्लेक्स वर्ड यहां पे लगा दो, तब जाके करेक्ट होगा। डी वाली स्टेटमेंट भी गलत है, तो ए और डी गलत है, राइट। एनसीईआरटी से हमने जो है निकाल दिया, ठीक है, ऑलराइट। चलो 18th मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज फाउंड इन। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका स्ट्रक्चर सिंपल है लेकिन मेटाबॉलिज्म उसके अंदर अपरंपार है, एक ही सेल के अंदर? ऑब्वियसली आंसर आपको मिल ही गया होगा जैसे मैंने क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करी है। आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है काफी सिंपल, लेकिन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इसकी बहुत ज्यादा एडवांस होती है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। दैट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इज द मेटाबॉलिक बिहेवियर। ये जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बोला है ये मेटाबॉलिक बिहेवियर है।
क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो सारी चीजें एक बैक्टीरिया भी कर सकता है। ओके, आप अगर फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं या फिर फूड से एनर्जी निकाल रहे हैं तो बैक्टीरिया भी कर रहा है, आप डीएनए रेप्लिकेट कर रहे हैं बैक्टीरिया भी कर रहा है, आप भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बैक्टीरिया भी कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर, ज्यादातर बैक्टीरिया क्या है? ऑल नहीं बोला है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। ज्यादातर बैक्टीरिया क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ या होलोजोइक? क्या होना चाहिए आंसर? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ या होलोजोइक? ज्यादातर बैक्टीरिया दोस्त आपके क्या होते हैं? ज्यादातर बैक्टीरिया आपके हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। A few or we can say some are autotrophic. Some are autotrophic. खाना बहुत कम बना सकते हैं। अब इस ऑटोट्रॉफिक में ये कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी केमिकल से न्यूट्रिशन डेराइव कर सकते हैं, और या ये फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी लाइट से एनर्जी डेराइव कर सकते हैं। तो ये लाइट की मदद से भी खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से, और ये आपके केमिकल से भी खाना बना सकते हैं यानी कीमोसिंथेसिस से। तो आंसर क्या हो जाएगा? हेटेरोट्रॉफिक हो जाएंगे ज्यादातर आपके बैक्टीरिया। डन। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द कॉलम सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग, मार्शी एरियाज। डायरेक्टली मिला दो। सॉल्ट का मतलब क्या होता है? सॉल्ट का फुल फॉर्म या फिर आपका केमिकल फॉर्मूला अगर आप देखें तो इट इज NaCl, राइट। सो NaCl क्या हो गया? Cl आ गया यहां पे, एंड Cl क्या है? Cl एक मेरे भाई हेलोजन है। तो हेलो जो वर्ड है ये सॉल्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हेलो ढूंढ लो, तो A का 3 हो जाएगा, A का 3 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में है। 20 का ये करेक्ट हो गया। सिंपल सी बात है ना भाई, पहले ही ऑप्शन सही मिल गया है। दूसरा देखो, हॉट स्प्रिंग, हॉट मतलब गरम गरम, गरम गरम मतलब टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तो थर्मो बोलेंगे इसे। थर्मोमीटर यूज करते हो ना टेम्परेचर नापने के लिए, थर्मो इज अ वर्ड यूज फॉर टेम्परेचर। मार्शी एरियाज मतलब मिथेनोजन होंगे, यहां पे मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, तो C का 2 हो जाएगा एंड B का 1 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, वैलिडेट कर चुके हैं हम लोग, वैलिडेट कर चुके हैं, तो कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 21, आर की बैक्टीरिया कैन लिव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटेट बिकॉज, यानी कि ये थर्मो एसिडोफिल हो सकते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत लो पीएच पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रेशर पे प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत ठंडे इलाकों में, बर्फ में, आइस कैप्स के नीचे प्रेजेंट हो सकते हैं, माउंटेन टॉप्स पर प्रेजेंट हो सकते हैं, डेजर्ट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके घर के गीजर तक में प्रेजेंट हो सकते हैं। क्यों? क्या इनमें मिजोजोम है? क्या इनमें हाई पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है? क्या इनमें स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर है? या सारी की सारी चीजें? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इनका स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की ना बनकर सूडोम्यूरिन की बनती है। एंड यहां पर जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं ये ब्रांच लिपिड्स होते हैं, जो कि इनको हेल्प करते हैं बेहतर सस्टेनेबिलिटी में, बेहतर प्रोटेक्शन में। तो अल्टीमेटली क्या होगा? यहां पर बेहतर तरीके से आप लोग सरवाइव कर पाओगे, यानी आर के बैक्टीरिया सरवाइव कर पाएंगे। डन। चल, क्वेश्चन 22, फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन गट ऑफ काव एंड बफेलो। क्या इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की भी जरूरत है? काव और बफेलो के गट में क्या प्रेजेंट होता है जो मीथेन बनाता है? भाई नाम ही अगर मीथेन है, मीथेन को जनरेट करने वाले, तो नाम क्या हो जाएगा आंसर में? मिथेनोजन। मिथेनो का मतलब मीथेन, जन का मतलब जनरेटिंग, नाम ही है साफ साफ, राइट? नाम ही है साफ साफ, मिथेनोजन, टेंशन ही नहीं है। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, थर्मो एसिडोफिल मतलब कि हाई टेम्परेचर लो पीएच, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, सिर्फ बोला गया है कि कौन मीथेन बनाता है तो मिथेनोजन ही होगा। मोटाइल बैक्टीरिया पोजेस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको दे सकता है। मोटाइल बैक्टीरिया पोजेस ऐसी कौन सी चीज है जो बैक्टीरिया में होगी अगर वो मोटाइल है तो? ऐसी कौन सी चीज है जो बैक्टीरिया को मोटाइल बनाती? अगर मैं बोलूं भाई सिलिया और फ्लैजेला में से एक चुनना है तुम्हें जो मोटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्या चुनोगे? मैं आपको बता दे रहा हूं इनमें से आंसर एक ही है, एक ही आंसर। क्या वो सिलिया होगा, क्या वो फ्लैजेला होगा जो मोटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एक बैक्टीरिया सेल को चला दे? ये क्वेश्चन नीट 2015 का क्वेश्चन है और बकायदा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वहां पर भी आंसर एक ही था, बोथ वाला ऑप्शन था ही नहीं वहां पर। आंसर इज गोइंग टू बी फ्लैजेला। काफी सारे ऐसे बैक्टीरियम्स होते हैं जिनमें सिलिया नहीं भी होते, ओनली फ्लैजेला होते हैं, तो भी वो मोटाइल होते हैं, राइट? सो फ्लैजेला इज द थिंग दैट मेक्स अ बैक्टीरियल सेल मोटाइल। जैसे एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर अगर आप देखोगे, ई कोलाई के अंदर
फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है। सीढ़ियां उनमें प्रॉमिसिंगली अधिकतर स्पीसीज में नहीं देखने को मिलते, सिर्फ फिम्ब्रे देखने को मिलते हैं एंड अल्टीमेटली आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है। तो फ्लैजिला इज गोइंग टू बी आंसर, इसको अलग से नोट करना है एनसीईआरटी में। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नोट करो एंड फ्लैजिला आंसर लिखो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सबका ही करेक्ट है। मुझे लगा थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, कुछ बच्चे सिलिया कह रहे थे, बट नाउ आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साइनोबैक्टीरिया? कौन सी स्टेटमेंट सही है? दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ओनली, इट मे बी यूनिसेलुलर colonial filamentous, they often form blooms in non-polluted freshwater bodies, colonies are not surrounded by a gelatinous sheath। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देखने की जरूरत नहीं है और ना तुम्हें दिखाने की जरूरत है, मैं ग्रामर से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। मैं सिर्फ बकायदा ग्रामर से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। देखो यार, इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर ओनली। फ्रेश वाटर ओनली मतलब एक भी मैराइन वाटर में नहीं मिलता होगा, ओनली में आ जाती है कंफर्मेशन। तो क्या ये बात करेक्ट हो सकती है? भाई थोड़े बहुत तो एक्सेप्शन के चांसेस होते हैं ना, तो यहां पर क्या है, ये बात करेक्ट नहीं हो सकती। इट मे बी यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस। भाई कॉलोनियल का तो एग्जांपल, फिलामेंटस का तो एग्जांपल तक बना हुआ है एनसीईआरटी में। नॉस्टॉक की इमेज देखी थी ना आपने, ऐसे गोल 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 सा बना हुआ था जिसके अंदर हेटेरोसिस्ट आपको दिखाए हुए हैं और वेजिटेटिव सेल आपको दिखाए हुए हैं। तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनी में भी पाया जा सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, तो ये बात करेक्ट है। दे फॉर्म ब्लूम इन नॉन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। मेरे भाई पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ब्लूम बनता है। देयर कॉलोनीज आर नॉट सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है 2.2 वो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो चलो गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ नॉस्टॉक एंड एनाबिना दैट फिक्स नाइट्रोजन आर नोन एज। यानी एनाबिना और नॉस्टॉक के अंदर ऐसे सेल्स जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? तो सिस्ट तो कवर को बोला जाता है, ओके, जो कि काफी सारे इंडिविजुअल्स में डेवलप होती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एंसेस्टेशन, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। oocyte, ओके, ऊ का मतलब होता है रिलेटेड टू फीमेल गैमीट यानी कि एग, और साइट का मतलब होता है सेल, यानी oocyte क्या है, एग सेल्स की बात हो रही है, गैमीट्स की बात हो रही है। यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कोई लेना देना नहीं है। हेटेरोसिस्ट आर द सेल्स जो कि अलग से थिक कोटिंग के साथ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हेटेरोसिस्ट सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देते, ऑक्सीजन की कम मात्रा को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन अंदर आ गया, अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई, तो ये आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करते हैं, और नाइट्रोजिनेज अगर इनहिबिट हो गया तो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें ऑक्सीजन की मात्रा को कम रखना पड़ता है, जिसके लिए ऑक्सीजन स्कैवेंजर भी प्रेजेंट रहता है काफी सारे लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर, और हेटेरोसिस्ट सेल के अंदर ये प्रोसेस होती है। कॉलेसिस्ट क्या होता है? कॉलेसिस्ट इज अ वर्ड रिलेटेड टू द गॉल ब्लैडर। ओके, जब गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम होती है और सर्जरी करनी पड़ती है फॉर इट्स रिमूवल, उसे कॉलेसिस्टेक्टोमी भी कहा जाता है। तो इट इज रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर। इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन से कोई लेना देना नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट्स का पता लगाना है, गलत बातों का पता लगाना है। साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए लाइक ग्रीन प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है कि साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए से मिलता जुलता पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो हायर प्लांट में भी होता है। बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइजेस वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट सच एज नाइट्रेट्स, अमोनिया एंड यूजेस द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन आर कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये हो जाएंगे, सही बात है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर लेस अबंडेंट इन नेचर। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर डीकंपोजर्स। जो हेटेरोट्रॉफिक है, जो खुद का खाना नहीं बना सकते, वो कहीं और से ऑर्गेनिक मैटर लेकर के उसे डिकंपोज करेंगे, ये बात भी करेक्ट है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। जो कीमोसिंथेटिक होते हैं, अलग अलग केमिकल्स पर अटैक करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर को क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। तो एक ही स्टेटमेंट हमारी गलत निकली, बस ये वाली सी। तो एक स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्प्स इन। हेटेरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है, जो खुद का खाना नहीं बना सकते खुद, ये क्या क्या कर सकते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध से दही बनाते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एक्टिनोमाइसिटीज,
कैटेगरी के बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं इन द मैक्सिमम नंबर। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस प्लांट के साथ लग करके जैसे कि राइजोबियम वगैरह क्या करते हैं, आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। या फिर आपके ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस कराए जा सकते हैं। ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 ऑन योर स्क्रीन, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या कॉज करता है? मम्स एक वायरल डिजीज है, स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज है, सिट्रस कैंकर, कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनेस ये बैक्टीरिया से होते हैं। स्लीपिंग सिकनेस आपका प्रोटिस्ट से होता है, स्पेशली प्रोटोजोवन से। मलेरिया भी आपका प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोवन से होता है। तो यहां पर आपकी डिजीजेस कितनी हुई? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 28 का आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते टाइम, सीटी, कॉलेरा, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर एंड योर टिटनस, ये चारों बीमारियां किससे होती हैं? आपकी बैक्टीरिया से होती हैं। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी। अभी तक आंसर की के अंदर कोई भी गलती नहीं निकली है। विच वन इज करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया? बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में कौन सी बात सही है? दे मेनली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, सही बात है। स्पोर्स बनते हैं लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन टू अनदर, जिसको क्या कहा जाता है? सेक्सुअल कंजुगेशन कहा जाता है। इट इज नॉट एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं हो रहा, लेकिन एक बैक्टीरिया जिसको डोनर कहा जाता है उससे उसके डीएनए का छोटा सा पार्ट रेसिपिएंट बैक्टीरिया में जा सकता है। तो ये सारी बातें करेक्ट हैं। 29 का आंसर हो जाएगा आपका डी, एकदम करेक्ट है सारी की सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 30 ऑन योर स्क्रीन, फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग्स टू, यानी आपको फीचर्स देखने और बताने हैं कि किसके फीचर है। कंप्लीटली लैकिंग सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती, ओके। अनाएरोबिक, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, यहीं से बात क्लियर हो जाती है, माइकोप्लाज्मा की बात हो रही, यहां तो हम श्योर हो गए। ऊपर वाले फीचर्स में भी हमें पता है कि माइकोप्लाज्मा प्लियोमॉर्फिक होता है, इसकी कोई शेप नहीं होती क्योंकि सेल वॉल नहीं है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। पैथोजेनिक भी होता है प्लांट और एनिमल में, जैसे कि प्लांट के अंदर बीमारियां कॉज कर सकता है, विच इज ब्रूम। एनिमल के अंदर बीमारियां कॉज कर सकता है, जैसे कि काफ न्यूमोनिया, बछड़े के अंदर न्यूमोनिया कॉज कर सकता है। तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग प्लांट में बीमारियां कॉज करता है, पैथोजेनिक है। तो माइकोप्लाज्मा आपका करेक्ट हो गया, एकदम करेक्ट हो डन। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा के बारे में गलत बात कौन सी है? दे आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, सही बात है। सम हैव फ्लैजेला एंड सिलिया, कुछ में तो होता ही होगा, बिल्कुल सही बात है। और प्रोटिस्टा में अगर आप देखो तो प्रोटोजोवन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और प्रोटोजोवन की कैटेगरी है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन, अमीबॉइड प्रोटोजोवन, सिलिएटेड प्रोटोजोवन। तो प्रोटिस्टा में हो सकते हैं सिलिया और फ्लैजेला। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, सेल्स फ्यूज हो सकते हैं, जाइगोट बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली टेरेस्ट्रियल, ये बात गलत है, टेरेस्ट्रियल नहीं होते, प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, पानी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। तो ये बात गलत है, डी आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 ऑन योर स्क्रीन, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड, प्रोटिस्टा में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या क्या लिया गया है? स्टार्टिंग फ्रॉम क्राइजोफाइट टू डाइनोफ्लैजेलेट, और उसके बाद आपका यूग्लिनॉइड, फिर स्लाइम मोल्ड, फिर आपका प्रोटोजोवन। तो क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन सारे इसी के पार्ट है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 5 कैटेगरीज इसके अंदर प्रेजेंट होती। Which kingdom of Whittaker is not well defined? एनसीईआरटी की लाइन है कि the boundaries of kingdom Protista are not well defined. काफी लोग इन्हें कहते हैं कि यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट हर फोटोसिंथेटिक इंडिविजुअल जिसके अंदर सेल वॉल है वो प्लांट है। तो काफी लोग प्रोटिस्टा के फोटोसिंथेटिक मेंबर्स को प्लांट बुलाना प्रेफर करते हैं, और विटेकर साहब ने तो इन्हें प्रोटिस्टा में रखा ही है। तो बाउंड्रीज ऑफ प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड, ये हमें याद रखना है। एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्राइजोफाइट? क्राइजोफाइट जो पहली कैटेगरी है आपके प्रोटिस्ट की, उसके बारे में क्या क्या बातें करेक्ट है? फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, दोनों में देखने को मिल सकते हैं, सही बात है। माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन जो कि पैसिवली फ्लोट करते हैं, प्लैंकटन इन्हें कहा जाता है, बहुत छोटे छोटे और फोटोसिंथेटिक होते हैं।
ओके, तो इन्हें फाइटोप्लैंक्टन भी कहा जाता है, जो कि खाना बनाते हैं। देयर सेल वॉल्स आर एम्बेडेड विद CaCO3। इनकी सेल वॉल जो है ये सिलिका से एम्बेडेड होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेसिस, ज्यादातर इनमें से फोटोसिंथेसिस होते हैं, जैसे कि डायटम्स, इसीलिए इन्हें चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन भी कहा जाता है। तो थर्ड वाले को छोड़ के सारे सही हैं, यानी कि 1, 2 एंड 4 सही हैं। तो 1, 2 एंड 4 सही हैं, तो 34 का आंसर क्या हो जाता है? 34 का आंसर हो जाएगा सी, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 35, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, अभी बताया था आपको, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन किसे कहा जाता है? क्राइजोफाइट को कहा जाता है। और क्राइजोफाइट में भी आपकी दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, डायटम्स और आपके डेस्मिड्स। इनमें से अगर आप देखें तो डायटम्स और गोल्डन एल्गी में से डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है। तो डायरेक्टली कैटेगरी भी पूछी जा सकती है या फिर स्पेसिफिक एग्जांपल भी पूछा जा सकता है। 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 36, क्राइजोफाइट इंक्लूड्स, क्राइजोफाइटा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? अभी आपको बताया था डायटम्स एंड डेस्मिड्स। तो डायटम्स एंड डेस्मिड प्रेजेंट होते हैं, और डेस्मिड का ही जो नाम है, कॉमन नाम, इसे गोल्डन अल्गी कहा जाता है। तो सारे के सारे क्या हुए? सारे के सारे प्रेजेंट हुए आपके क्राइजोफाइट्स में। तो क्राइजोफाइट में ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 37, डायएटमेशियस अर्थ, यानी कि जब डायएटम्स मर मर के बिलियंस ऑफ सालों तक जमा हो जाते हैं ओशन के उसके ऊपर, बॉटम के ऊपर, तो अल्टीमेटली ये एक लेयर बना लेते हैं। जैसे आपकी जमीन पे सरफेस होता है ना, वैसे ही आपका एकदम ओशन के नीचे तली के ऊपर ये बना लेते हैं एक डिपोजिशन, जिसे डायएटमेशियस अर्थ कहा जाता है। अब क्योंकि डायएटम्स की वॉल्स या सेल वॉल्स सिलिका से एम्बेडेड होती हैं, तो ये ग्रिटी होती है नेचर में। इनकी सेल वॉल्स ग्रिटी होती है नेचर में, भुरभुरी सी होती है, तो ये पॉलिशिंग में काम आती है। जब आप किसी चीज की पॉलिशिंग करते हैं तो सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली यहां पर भी सिलिका है जो सैंड की तरह बिहेव करती है, तो इसको रगड़ करके आप किसी चीज को पॉलिश कर सकते हैं, उसकी चमक बढ़ा सकते हैं। फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं ऑयल्स एंड सिरप्स। तो ये सारी की सारी बातें करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा आपके 37 का डी। क्वेश्चन नंबर 38, इन डैश सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स लाइक अ सोप बॉक्स। तो यहां पर क्या है? टू ओवरलैपिंग शेल्स है। ऊपर वाले को बोला जाता है एपिथिका, यानी ऊपर वाली लेयर, और नीचे वाले को बोला जाता है हाइपोथिका। और यहां पर इन सेल वॉल्स के ऊपर क्या है? सिलिका की डिपोजिशन भी प्रेजेंट होती है। तो ये सारी बातें हमने कहां पर पढ़ी थी? डायएटम्स के अंदर। अब यहां पर दो लेयर्स हैं, इसी बेसिस पर तो डायएटम्स का नाम डायएटम्स रखा गया। डायएटम्स, डाय का मतलब दो, और यहां पर लेयर्स है ना, दो एटम्स है, उनकी कनेक्टिविटी से पूरा का पूरा डायएटम का स्ट्रक्चर बना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा बी, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, मोस्टली मेराइन, ज्यादातर इनमें से मेराइन है, सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड बायफ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर। दो फ्लैजेला किसमें पाए जाते हैं? आपके डायनोफ्लैजेलेट में। और ये ज्यादातर मेराइन भी हैं और फोटोसिंथेटिक भी हैं, तो डायनोफ्लैजेलेट आपका आंसर हो जाता है। डायटम्स और डेस्मिड में दो फ्लैजेला नहीं मिलते, और यूग्लिनॉइड जो है ये फ्रेश वाटर में मिले जाने की संभावना रखते हैं। तो मोस्टली मेराइन डायनोफ्लैजेलेट की तरफ इशारा कर रहा है। 39th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग्स टू, यानी कि यहां पर कुछ फीचर्स दिए हुए हैं हमें, ये किसके फीचर है? अपीयर येलो, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट ऑफ सेल। ओके, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स हैं जो कि सेल वॉल बनाती हैं, एकदम करेक्ट। एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला है, दो फ्लैजेला, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, यानी डायनोफ्लैजेलेट की बात हो रही है, यहां तक हम कंफर्म हो चुके हैं। और ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, मेराइन भी होते हैं, एकदम सही बात है, डायनोफ्लैजेलेट्स की ही बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाता है सी, एकदम करेक्टली हमने इन चीजों को डिफाइन कर लिया है, राइट। चलिए, क्योंकि इसके अलग अलग कलर हो सकते हैं, जैसे डायनोफ्लैजेलेट में आपने सुना होगा गोनियोलेक्स, जो कि रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे जब आपने रेड देखा सबसे पहले, तभी आपको पता लग जाना चाहिए था कि किसकी बात हो रही है, बिकॉज दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग डायनोफ्लैजेलेट्स ओनली। बट स्टिल थोड़ा आगे बढ़ के कंफर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चारों फीचर्स डायनोफ्लैजेलेट के ही निकले, तो हमारा आंसर कंफर्म हो गया। रेड टाइड इज बिकॉज ऑफ, अभी बताया जस्ट, रेड टाइड किसकी वजह से होता है? रेड एल्गी की वजह से नहीं होता। यूग्लिना आपका यूग्लिनॉइड का मेंबर है। डेस्मिड
और डायटम्स आपके क्राइजोफाइटा के मेंबर है, गोनियोलेक्स आपका डायनोफ्लैजेलेट है। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा रेड टाइड का फेनोमेना होता है। ये बहुत भयंकर तरीके से डिवाइड करते हैं, इतना रोबस्ट तरीके से डिवाइड करते हैं कि इनका नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रेड ये दिखने लग जाते हैं, क्योंकि इनका खुद का कलर रेड है तो ऐसा लगता है कि रेड कलर की कोई लहर आप तक बह करके आ रही है। तो गोनियोलेक्स जो है ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, एनसीईआरटी में एकदम डायरेक्टली दिया हुआ है। 41 का आंसर हो जाता है बी। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स के बारे में सही बात क्या है? ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, बिल्कुल टॉक्सिन रिलीज करते हैं। इनका नाम होता है सेक्सी टॉक्सिन, और ये सेक्सी टॉक्सिन इतने खतरनाक है डिफेंस के लिए कि ये ह्यूमंस को पैरालाइज तक कर सकते हैं। स्लो मल्टीप्लिकेशन कॉजिंग रेड टाइड, स्लो मल्टीप्लिकेशन नहीं होती मेरे भाई, फास्ट मल्टीप्लिकेशन होती है, तभी तो पूरी की पूरी लहर आपको लाल दिखाई देगी। स्लोली रिप्रोड्यूस करेंगे तो किसको क्या ही फर्क पड़ता है। हेट्रोट्रॉफिक नहीं मेरे भाई, ये डायनोफ्लैजेलेट है, और डायनोफ्लैजेलेट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो यहां पर सिर्फ रिलीज टॉक्सिन वाली बात सही है, बाकी सारी की सारी बातें गलत है। हमें सही वाली बात बतानी थी, तो 42 का आंसर हो जाता है ए। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, हैबिटेट ऑफ यूग्लिनॉइड इज। यूग्लिनॉइड कहां मिलते हैं? फ्रेश रिवर वाटर में, फ्रेश स्टेगनेंट वाटर में, मेराइन वाटर में, या ऑल ऑफ दिस। पहली बात तो यूग्लिनॉइड फ्रेश वाटर में मिलते हैं, करेक्ट हो जाता है। रिवर का पानी बहता हुआ होता है यानी फ्लोइंग वाटर होता है, लेकिन यूग्लिनॉइड आपके स्टेगनेंट वाटर यानी रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा बी। 43 का आंसर हो जाएगा बी। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में खास तरीके का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, जिसे आप मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर सन अवेलेबल है, अगर सनलाइट अवेलेबल है, तो ये सनलाइट का इस्तेमाल करके यानी फोटो का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन अगर समझ लो सनलाइट एब्सेंट है, उस केस में ये क्या करेंगे? खाना तो खुद नहीं बना पाएंगे, तो ये प्रीडेटर की तरह बिहेव करेंगे, ये किसी और छोटे इंडिविजुअल का शिकार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। मिक्सो का मतलब मिक्स, इनमें देखा जाता है न्यूट्रिशन का टाइप। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 44 का डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ करेक्ट थिंग दैट यू नीड टू पॉन्डर ऑन। ठीक है, चलो। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में इनमें से क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंस ऑफ ए सेल वॉल, ओके। प्रेजेंस ऑफ 2 फ्लैजेला, 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेटिक होगा ये। प्रेजेंस ऑफ पेलिकल ऑन देयर सेल। भाई पेलिकल जो होती है, इट इज अ लेयर ऑफ प्रोटीन, इट इज अ प्रोटीनेशियस लेयर विच इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल की जगह पर प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसका नाम है पेलिकल। तो सेल वॉल नहीं होगी तभी तो पेलिकल प्रेजेंट रहेगा। तो पेलिकल तो होता है लेकिन सेल वॉल नहीं होती। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है यूग्लिनॉइड के? ए को छोड़ के सारे यानी बी, सी और डी। तो 45 का आंसर क्या हो जाता है? आपका सी हो जाता है, एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आज यार कमाल की बात है, की में एक भी गलती नहीं निकल रही है। कल वाले लेक्चर में 2 गलतियां निकली थी की में एंड तक, आज तक एक भी गलती नहीं निकली हो। 45 क्वेश्चन तक ये बहुत कम हुआ है, तो दैट्स वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो बी सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यूग्लिनॉइड है फ्लेक्सिबल बॉडी। फ्लेक्सिबल बॉडी किस वजह से होती है यूग्लिनॉइड्स की? क्योंकि उनमें सेल वॉल जो कि स्टिफ होती है वो नहीं प्रेजेंट होती। सेल वॉल की जगह पर एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, जिसको हमने लास्ट स्लाइड के अंदर पेलिकल बोला था। तो प्रोटीन रिच पेलिकल की वजह से आपकी यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। 46 का आंसर हो जाता है बी, एब्सोल्युटली करेक्ट गिवन इन द की। वाह, शायरी बन गई। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू। यूग्लिनॉइड के अंदर जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो किससे आइडेंटिकल होते हैं? भाई यूग्लिनॉइड जो है, अब ये फोटोसिंथेसिस भी शो कर सकता है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल भी देखने को मिलता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूग्लिनॉइड्स कैन शो फोटोसिंथेसिस। तो इसके पिगमेंट आपके हायर प्लांट्स जैसे देखने को मिलते हैं, दैट इज क्लोरोफिल, ए लाइक पिगमेंट यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। 47 का आंसर हो जाता है आपका डी, एब्सोल्युटली करेक्ट इट इज। 48 यूग्लिना पोजेस ऑल एक्सेप्ट, यानी यूग्लिना में सारी चीजें हैं एक्सेप्ट पेलिकल। प्रोटीन रिच लेयर यूग्लिनॉइड के अंदर प्रेजेंट होती है, पेलिकल होगी। 2 अनइक्वल फ्लैजेला, बिल्कुल प्रेजेंट होंगे, फ्लैजेला होते हैं अनइक्वल होते हैं। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बिल्कुल होगा। 2 इक्वल फ्लैजेला, ये नहीं होते। फ्लैजेला होंगे 2 होंगे नंबर में, लेकिन अनइक्वल होते हैं।
तो इक्वल फ्लैजेला नहीं होंगे, तो आंसर आपका बी हो जाता है। 48 का आंसर हो जाएगा बी, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, कैरेक्टर्स बिलोंग टू स्लाइम मोल्ड्स। अब हम सेकंड लास्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्ट तक पहुंच चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं क्राइजोफाइट के, डायनोफ्लैजेलेट के और आपके यूग्लिनोइड के। नाउ स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सैप्रोफिटिक, बिल्कुल सही बात है। फॉर्म्स प्लाज्मोडियम अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो सारे के सारे स्लाइम मोल्ड्स मिलकर के एक झुंड बना लेते हैं जिसको प्लाज्मोडियम बोला जाता है। फिर जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना, तो ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है और उसकी टिप के ऊपर स्पोर्स बनने लग जाते हैं। स्पोर्स की वॉल्स ट्रू होती हैं, तभी ये आपके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, ना, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर। बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीफ एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। सिंस ये सेप्रोफिटिक होते हैं तो ये ऑर्गेनिक मैटर मरे सड़े गले हुए पत्तों के ऊपर, डालियों के ऊपर फीड करते हैं, तो ई वाली बात भी एकदम करेक्ट हो जाएगी। यानी सिर्फ डी मेरे को गलत बात मिली, तो ऑल एक्सेप्ट डी विल बी द करेक्ट चॉइस। आंसर हो जाना चाहिए बी, 49 का आंसर हो जाना चाहिए बी, एकदम करेक्ट है, बहुत सही, अच्छा क्वेश्चन था ये काफी। Which protists are believed to be relative of animal? एनिमल की स्टडी को आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग बोलते हो जूलॉजी। जू वर्ड आ गया है, प्रोटोजोअन्स। ओके, प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ये एनिमल के रिलेटिव बोले जाते हैं। जोअन का मतलब एनिमल लाइक एंड प्रोटो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव, तो ये प्रिमिटिव एनिमल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्रोटोजोअन्स आर, अब ये एनिमल के रिलेटिव हैं तो हेटेरोट्रॉफिक होंगे, खाना खुद नहीं बना सकते। पैरासाइट या प्रेडेटर्स हो सकते हैं, या तो किसी को खा सकते हैं या फिर किसी के ऊपर बीमारी कॉज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोटोजोवन के अंदर तो बहुत सारे बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, इसके साथ साथ आपका मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम है। ये तो काफी खतरनाक चीज है भाई। प्रोटिस्ट है ये, जाहिर सी बात है प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूडेड है। बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, लास्ट स्लाइड के अंदर यही क्वेश्चन हमने किया है, सारी बातें करेक्ट है। तो प्रोटोजोवन की चारों प्रॉपर्टीज करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट आंसर। तो 51 का आंसर हो जाता है डी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। 52, अमीबॉइड प्रोटोजोवन, यानी ऐसे प्रोटोजोवन जिसमें अमीबा जैसी शेप होती है, जो सूडोपोडिया की मदद से मूव कर पाते हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, हर जगह देखने को मिल सकते हैं, सही बात है। कैप्चर प्रे बाय पुटिंग सूडोपोडिया, सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट का इस्तेमाल करते हैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस बना करके, बिल्कुल सही बात है। मैराइन फॉर्म्स हैव शेल्स ऑन देयर सरफेस, यहां पर आपके अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर भी सिलिका की शेल देखने को मिलती है, जस्ट लाइक डायटम्स। तो यहां पर ये आपका सूडोपोडिया हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज, अभी तक तो भाई सारी की सारी स्टेटमेंट हमें ऑल ऑफ दीज ही लगी है, सारी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। 52 का आंसर हो जाता है डी, एकदम करेक्ट। 53, फॉल्स फीट यानी सूडोपोडिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच प्रोटोजोवन, अमीबा बनाता है फॉल्स फीट, तो अमीबॉइड प्रोटोजोवन का ही ये इंपॉर्टेंट फीचर होगा। सिलिएटेड प्रोटोजोवन सिलिया से मूव करेंगे। स्पोरोजोवन स्पोर लाइक इंफेक्शियस स्टेज होती है जो कि यूजुअली मूव नहीं करते। जो आपके फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन है इनमें फ्लैजेला होगा, तो अमीबॉइड के अंदर फॉल्स फीट प्रेजेंट होते हैं या सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। फॉल्स फीट मींस सूडोपोडिया, घुमा करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो ये जो फॉल्स फीट है इसको आप लिख सकते हो, इट इज नथिंग बट इट इज सूडोपोडिया, इट इज सूडोपोडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी, तो ट्रिपैनोसोमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम डायरेक्ट ही क्वेश्चन था तो डायरेक्ट ही आंसर होगा। 54 का आंसर हो जाता है आपका सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, द प्रोटिस्ट विच पोजेस फ्लैजेला, फ्लैजेला इनमें से किसके पास होता है? पैरामीशियम सिलिएटेड है, इसमें आपका सीलिया प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडियम जो है ये आपका क्या है? स्पोरोजोवन है, स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज है इसके अंदर। ट्रिपैनासोमा जो है और एंटामीबा जो है, नाम में ही अमीबा आ रहा है, तो ये आपका अमीबॉइड है। एक बचा आपका ट्रिपैनोसोमा, ये आपका क्या है? ये आपका फ्लैजेलेटेड हो जाएगा, इसमें फ्लैजेला मिलेगा, ये आपका फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन है। तो 55 का आंसर हो जाता है सी, एकदम करेक्ट आंसर है। सिलिएटेड प्रोटोजोवन पोजेस, यानी सिलिएटेड प्रोटोजोवन में क्या होगा? थाउजेंड ऑफ सिलिया, बिल्कुल सही बात है। फ्लैजेला कम होते हैं नंबर में क्योंकि बड़े होते हैं। सिलिया 1000 प्रेजेंट होंगे
और कोऑर्डिनेटेडली मूव करेंगे, राइट। कोऑर्डिनेटेड, एक साथ जब मूव करेंगे तब जाकर के मूवमेंट हो पाएगी, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है, तो इन्हें एकत्रित होकर ताकत लगानी पड़ती है, तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट भी इन्हें करनी पड़ती है, ये बात भी करेक्ट है। गलट दैट ओपन आउटसाइड द सेल, गलट क्या है? गलट एक कैविटी है, जब सिलिया मूव करेंगे तो पानी को और न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर बुलाएंगे, राइट, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कैविटी के अंदर बुलाएंगे, जिसे गलट बोला जाता है। जैसे अगर आप पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बनाएं कुछ ऐसा, तो यहां पर आपकी इस प्रकार से गलट देखने को मिलती है। सो दिस इज कॉल्ड एज गलट। और यहां पर चारों ओर क्या प्रेजेंट रहता है? यहां पर चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं सिलिया, ठीक है। और ये क्या हो गया? ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका किसका हो गया? पैरामीशियम का हो गया। ओके, पैरामीशियम में यहां पर आप मैक्रो न्यूक्लियस बना सकते हो, बड़ा वाला न्यूक्लियस, एंड माइक्रो न्यूक्लियस बना सकते हो। तो ये क्या हो गए? आपके न्यूक्लियाई हो गए, जो कि 2 होते हैं नंबर में। तो पैरामीशियम इज अ यूनिक ऑर्गेनिज्म जहां पर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें करेक्ट हैं। तो 56 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, स्पोरोजोवन पोजेस। स्पोरोजोवन क्या होता है? जिसमें स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज हो इनकी लाइफ साइकिल में, एकदम सही बात है। दे आर इन्फेक्शियस, स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज बोल दिया ना, तो बीमारी तो कॉज करेंगी, जैसे आपके अंदर मलेरिया कॉज करते हैं। दे आर मोटाइल, इनमें फ्लैजेला या सिलिया नहीं प्रेजेंट होता, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं सिर्फ, तो ये मोटाइल नहीं होते, राइट, सिर्फ ग्लाइडिंग करते हैं। लेकिन मोटिलिटी इनको आप ये नहीं कह सकते कि खुद से मूव कर सकते हैं, राइट। कोई चिकना सरफेस है तो उसके ऊपर तो फिसल ही जाएंगे, लेकिन सिर्फ ए और बी इनकी प्रॉपर्टी है, मोटाइल नहीं होते। आंसर हो जाएगा आपका डी, 57 का आंसर हो जाएगा डी। 58, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के लिए आपको कौन सी स्टेटमेंट्स देखनी है? करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। दे आर हेट्रोट्रॉफिक, खुद का खाना नहीं बना सकते, बिल्कुल सही बात है, एक भी फंगस खुद का खाना खुद नहीं बनाता। दे शो लेस डाइवर्सिटी एंड मॉर्फोलॉजी इन हैबिटेट, यानी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में इनकी बहुत कम डाइवर्सिटी, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। फंगस जो है अपनी माइसीलियम के स्ट्रक्चर को लेके बहुत ज्यादा डाइवर्स हो सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी बहुत डिफरेंट है और डाइवर्स भी बहुत है। एक यूनिसेलुलर भी हो सकता है फंगस जैसे कि ईस्ट, और बहुत ही बड़ा भी हो सकता है, काफी मल्टीसेलुलर फंगस भी देखने को मिलते हैं आपके आसपास। तो लेस डाइवर्सिटी, ये वाली बात गलत हो जाएगी। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस, ईस्ट आपका यूनिसेलुलर होता है, एक्सेप्शन है। दे प्रिफर टू ग्रो इन हार्म कह रहा हूं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, एकदम सही बात है। जो गर्म जगह होती है और ह्यूमिड मतलब जहां पर मॉइस्चर अच्छा खासा होता है, वहां पर ये ग्रो करते हैं। इसलिए जब आप अपने खाने को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीजर में रख देते हैं तो फंगस ग्रो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वहां पर ठंडा एनवायरनमेंट मिला है, इसे वार्म की जरूरत है। तो आपका बी जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे करेक्ट है। तो ए सी डी करेक्ट है, ए सी डी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? 58 का सी हो जाना चाहिए, एकदम सही बात है, आंसर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ फंगस। फंगस का एग्जांपल क्या क्या है? टोडस्टूल, टोडस्टूल आपका फंगस है, बिल्कुल सही बात है। पक्सिनिया फंगस है, ईस्ट फंगस है, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही बात है। सारे के सारे फंगस में आएंगे, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टोडस्टूल जो है मशरूम से रिलेटेड है, फिर पक्सिनिया जो है आपका एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, ईस्ट भी आपका सैक्रोमाइसिस एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। तो सारे के सारे क्या है? फंगस है, एकदम करेक्ट बात है। तो आपका 59 का आंसर डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। Which of the following pair belong to the same kingdom? इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म का पेयर सेम किंगडम से बिलोंग करता है? माइकोप्लाज्मा एंड यूग्लिना। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया के साथ पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है, यानी मोनेरा है। यूग्लिना आपका क्या है? प्रोटिस्टा है, गलत हो गई बात। गोल्डन एल्गी यानी डेस्मिड, तो ये आपका प्रोटिस्ट है, क्राइजोफाइटा में पाया जाता है। ग्रीन एल्गी आपका क्या है? एल्गी ऑब्वियसली प्लांट में पाया जाता है, तो ये दोनों अलग अलग किंगडम में होंगे। टोडस्टूल आपका फंगस है, एल्ब्यूगो कैंडिडा भी आपका फंगस है, ये दोनों सेम में पाए जाते हैं, यानी कि ये दोनों फंगस में पाए जाते हैं, ये दोनों फंजाई हैं, बिल्कुल सही बात हो गई। लाइकन आपका किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया गया है। लाइकन, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन, वायरोसॉइड्स, इनको कोई जगह नहीं मिलती है हमारे 5 किंगडम के अंदर। तो लाइकन और ऑल्टरनेरिया ये एक फंगस है, लेकिन ये दोनों आपके सेम किंगडम में नहीं है। अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 60 का सी, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61, रेफ्रिजरेशन प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम स्पॉइलेज बाय। अगर आप रेफ्रिजरेटर में खाना रखते हो तो बैक्टीरिया का तो मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा, और फंगस जो है वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे ही ग्रो करता है, ठंडे में ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? बोथ विल बी द आंसर। रेफ्रिजरेटर में रखने से ना बैक्टीरिया कुछ आपका उखाड़ पाएगा फूड का, एंड ना फंगस
61 का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। 62 विच इज नॉट अ करेक्ट मैचिंग, रस्ट पक्सीनिया। तो आज मैं उससे परेशान रहा, पक्सीनिया रस्ट एकदम करेक्ट है। ईस्ट ब्रेड और बियर बनाने का काम आता है, ओके, फर्मेंटेशन से, बिल्कुल सही है। क्राइजोफाइट जो है, क्राइजोफाइट में डायटम, आपका डायटमेशियस अर्थ बना लेगा, एकदम सही है। पेनिसिलियम रेक्टाइड, अच्छा चलो पहले देख लेते तो एकदम बढ़िया हो जाता, ये आपका गोनियोलेक्स होगा यहां पे, राइट। तो डी आपका गलत है, नॉट करेक्ट मैचिंग, तो डी आपका गलत हो जाता है। तो डी इज द आंसर, 62 का आंसर डी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, द फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू, यानी फीचर दिए हुए हैं कुछ, बताओ ये किसके फीचर है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, हाइफे से किसकी बॉडी बनती है, फंगस की बनती है। सेल वॉल काइटिन की, एकदम कंफर्म हो गया, काइटिन की सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ फंगस में ही मिलती है, तो अभी करेक्ट कर दो फंगस। कॉस्मोपॉलिटन हर जगह देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, फंगस आपका आंसर हो जाएगा। 63 का आंसर है सी, की के अंदर भी एकदम करेक्ट। चलो, इफ हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, अगर हाइफे कंटिन्यूअस है, इनके बीच में कोई सेप्टम नहीं है और इस पूरे के पूरे हाइफे के अंदर आपके न्यूक्लियस भरे हुए हैं, तो एक ही कंपार्टमेंट के अंदर आपके 7-8 न्यूक्लियस हो सकते हैं। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं। तो इसे आप सिनोसिटिक हाइफा बोलते हैं। सेप्टेट हाइफा नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई सेप्टा यहां पर नहीं लगा है, इट इज ए सेप्टेट इन नेचर, इट इज ए सेप्टेट, तो सेप्टेट नहीं बोलेंगे। माइसीलियम तो किसी भी हाइफा की उसको बोलेंगे एग्रीगेशन को, जैसे ये एक हाइफा है, ये एक हाइफा है, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक हाइफा है। जब काफी सारे हाइफा आपके इस प्रकार से मर्ज हो गए तो इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने माइसीलियम बना लिया। तो माइसीलियम तो चाहे सिनोसिटिक हो नॉन सिनोसिटिक हो, अगर हाइफे साथ में जुड़े हुए हैं तो माइसीलियम ही बोलेंगे। नन ऑफ दिस का कोई रेफरेंस यहां पर नहीं है, तो सिनोसिटिक आंसर हो जाएगा। 64 का आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। 65, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। फंगस डिपेंड ऑन डेड सबस्ट्रेट, मरे गले सड़े पे अगर ग्रो करता है। सेप्रोफिटिक, एकदम सही बात है, डेफिनेशन करेक्ट है। फंगस डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल, पैरासिटिक, लिविंग के ऊपर अगर है तो पैरासिटिक हो जाएगा, उन पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। फंगस सिम्बायंट विद एल्गी, एल्गी और फंगस के एसोसिएशन लाइकन, और फंगस एसोसिएट हो जाता है रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ, तो इसे बोला माइकोराइजा। सारे के सारे करेक्ट है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 65 का आंसर हो जाएगा डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगस टेक्स प्लेस बाय, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंगस में कैसे होती है। फंगस आपका फिलामेंटस भी हो सकता है, तो यहां पर फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। फंगस जो है इसमें आपकी बडिंग भी देखने को मिल सकती है, भाई ईस्ट होता है इसमें, बडिंग इन ईस्ट हो सकती है, राइट, और फिजन भी इनके अंदर देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा यहां पर, 66 का आंसर हो जाना चाहिए आपका डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। 66 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 67 ऑन योर स्क्रीन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस अकर्स बाय स्पोर्स नोन एज, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस के अंदर कौन से स्पोर से होते हैं, कोनिडिया, ज़ूस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर, इनमें से किसी से भी हो सकते हैं, इनमें से किसी से भी हो सकते हैं। असेक्सुअल पूछा है क्योंकि, तो ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया सारे असेक्सुअल स्पोर हैं। अगर सेक्सुअल पूछा होता तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर विल बी द आंसर। एनसीईआरटी का एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा करके आप लोगों के सामने रखी हुई है। 67 का आंसर क्या हो जाता है आपका, डी हो जाता है। 68, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस, अभी बताया था ऊस्पोर हो, एस्कोस्पोर हो, बेसिडियोस्पोर हो, ये आपके सेक्सुअल स्पोर्स में काउंट होते हैं, तो एनी ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर, देखने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस अकर बाय द फॉलोइंग सीक्वेंशियल इवेंट, जब फंगस में रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले आपके प्रोटोप्लाज्म जो है फ्यूज होते हैं, यानी प्लाज्मोगैमी, फिर न्यूक्लियस फ्यूज होता है, दैट इज कैरियोगैमी, एंड उसके बाद मियोसिस होती है, यानी रिडक्शनल डिवीजन। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, उसके बाद कैरियोगैमी होगी, न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, फिर आपकी मियोसिस होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, BAC, BAC आंसर हो जाएगा, यानी कि 69 का आंसर होना चाहिए बी, 69 का आंसर है बी, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 70, डाइकैरियन एंड डाइकैरियोफेज इज सीन इन द केस ऑफ, काफी बार क्या होता है, अगर आपका कैरियोगैमी का प्रोसेस हो रहा है तो ये आपका
एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये आपका एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। काफी बार ये इमीडिएटली फ्यूज कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एक डिप्लॉयड सेल तैयार कर लेते हैं। लेकिन काफी बार ये अलग अलग पड़े रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक। तो अगर किसी सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पड़े हुए ना काफी लंबे टाइम तक, तो इन्हें क्या बोला जाता है, डायकैरियॉन्स बोला जाता है। कैरियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस एंड डाई मतलब दो, यानी दो न्यूक्लियस अलग अलग पड़े हुए हैं, फ्यूज नहीं हो रहे हैं। और ये जो केस है ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। तो फाइकोमाइसिटीज में तो झटपट आपका ये क्या कर लेते हैं, फ्यूज कर लेते हैं। लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डायकैरियोटिक फेज देखने को मिलता है। तो बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट हो जाता है। 70 का आंसर डी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71, द किंगडम फंजाई इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ फंगस। की डिवीजन कैसे हुई फाइकोमाइसिटीज, एस्कोबैसिडी और ड्यूटेरोमाइसिटीज में। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, ए सेप्टेट है, सिनोसिटिक है, नॉन सिनोसिटिक है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, एक्सोजिनस स्पोर फॉर्मेशन है, एंडोजिनस स्पोर फॉर्मेशन है। टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प किसके अंदर है, बेसिडियोकार्प किसके अंदर है। ऑल ऑफ दीज सारी की सारी बातें करेक्ट है। 71 का आंसर आपका डी हो जाता है विदाउट अ डाउट, एब्सोल्युटली करेक्ट इट इज गोइंग टू बी। 72, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, हाइफे ऑफ सेम क्लास कम टुगेदर एंड फ्यूज, हाइफे ऑफ सेम जीनस कम टुगेदर एंड फ्यूज, हाइफे ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम टुगेदर एंड फ्यूज, या फिर कोई भी हाइफे फ्यूज कर सकता है। कंपैटिबल मेटिंग टाइप का होना चाहिए। एक को आप प्लस लिखते हो, एक को आप माइनस लिखते हो, यानी ये थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि आप भी चाहोगे कि डिफरेंट हाइफे कंबाइन करें और एक फंगस जो है वो टाइम के साथ क्या हो, इवॉल्व हो। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको कंपैटिबल हाइफे चाहिए रहते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है। 72 का आंसर हो जाता है डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। हैबिटेट ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर, फाइकोमाइसिटीज कहां मिलते हैं, एक्वाटिक यानी पानी के अंदर मिल सकते हैं, बिल्कुल सही है। डिकेइंग वुड पे मिल सकते हैं, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पे मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट के तौर पे मिल सकते हैं, प्लांट्स के ऊपर, बिल्कुल मिल सकते हैं। और ऑल ऑफ दीज, जाहिर सी बात है जब तीनों जगह मिल सकते हैं तो ऑल ऑफ दीज इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आपके फाइकोमाइसिटीज की पहली लाइन जो है उसको उठा करके क्वेश्चन यहां पर फ्रेम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 आंसर हो जाता है आपका डी। चलो क्वेश्चन नंबर 74, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स आर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, यानी एंडोजीनसली प्रोड्यूस स्पोर्स इन सब में पाया जाता है एक को छोड़ करके। तो एंडोजीनसली कौन कौन से स्पोर्स बन रहे थे, एक तो आपके एप्लेनोस्पोर बन रहे थे एंडोजीनसली, और आपके एस्कोस्पोर बन रहे थे एंडोजीनसली। यानी आपको कोई ऐसी चीज ढूंढनी है जो इन दोनों से एसोसिएटेड ना हो, यानी कि आप किसको ढूंढ लो, एक बेसिडियोमाइसिटीज को ढूंढ लो। बेसिडियोमाइसिटीज में आपके एक्सोजीनसली स्पोर्स बनते हैं, या फिर अगर आप कोनिडिया की बात करो, कोनिडियोस्पोर, वो भी एक्सोजीनसली बनते हैं। तो दोनों में से एक ढूंढ लो। देखो एल्ब्यूगो तो आपका अलग हो गया, एस्कोमाइसिटीज की बात हो गई, एस्कोस्पोर बनेंगे इसके अंदर। अगर म्यूकर की बात आप करें, राइजोपस की अगर आप बात करें, ये दोनों कहां पाए जाते हैं, फाइकोमाइसिटीज में, तो इनमें एप्लाइनोस्पोर मिलते हैं आपको। बचा आपका मशरूम, सिर्फ ये आपका बेसिडियो का मेंबर है, और बेसिडियो में एक्सोस्पोर्स बनते हैं। तो बेसिडियो में एक्सोस्पोर, आंसर क्या हो जाना चाहिए, 74 का ए, और 74 का आंसर हो गया ए, एकदम सही। लॉजिक लगाओ, अगर डेटा याद है एनसीईआरटी का तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा करके आ जाए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और अगर ये नीट के अंदर आता है तो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। लेकिन अगर पढ़ रखा है आपने तो आसान तरीके से उड़ा दोगे। क्वेश्चन नंबर 75, द फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू द क्लास, यानी एक फीचर आपको दे रखा है, कौन सी क्लास का फीचर है ये आपको बताना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर की बात आ गई, फाइकोमाइसिटीज का फीचर है, बट स्टिल आगे पढ़ लेते हैं एक बार। फ्यूजन ऑफ गैमेट में भी आइसो एनाइसोगैमस हो सकती है। माइसीलियम इज एसेप्टेट, सेप्टा नहीं होता। एसेप्टेट सिनोसिटिक सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में मिलती है। और कंफर्मेशन हो गई, स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस, मैंने आपको बताया था एंडोजीनसली दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, एप्लेनोस्पोर फाइकोमाइसिटीज के, एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटीज के। एंडोजीनसली एप्लेनोस्पोर की बात हो रही है, तो क्या मैं कंफर्म कर सकता हूं कि ये फाइकोमाइसिटीज की बात है। 75 का सी एकदम सही है। सारी चीजें याद है तो टकाटक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस बिलोंग्स टू क्लास एस्कोमाइसिटीज। सारी की सारी चीजें हमें यहां पर नोट करनी है। एस्कोमाइसिटीज के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट रहेंगी, तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, यहां पर पेनिसिलियम प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर आप देखो तो ईस्ट का नाम यहां पर इसके बाद ही दिया हुआ है, ईस्ट का नाम दिया हुआ है।
ट्रिक हमने बनाई थी एस्कोमाइसिटीज के लिए, नाका यानी न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप्स और एस्परजिलस। तो एस्परजिलस ढूंढ लो, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप्स और मॉरल्स और ट्रफल्स खाने के लिए एडिबल एस्कोमाइसिटीज। तो राइजोपस आपका फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, म्यूकर फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, अगैरिकस आपका बेसिडियोमाइसिटीज है, पक्सीनिया आपका बेसिडियोमाइसिटीज है, ओके। अल्ब्यूगो उसी में आएगा, अल्ब्यूगो कैंडिडा, अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा ये आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर है, उस्टिलागोस मट है बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, कोलेटोट्राइकम आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज का मेंबर है, टोडस्टूल आपका प्रेजेंट होता है बेसिडियोमाइसिटीज में, इसके साथ मशरूम के साथ। तो कितने हुए यहां पर, एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, छह हो गए, सात हो गए। सात आपका आंसर होना चाहिए। अब काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, एक बार भाई इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। सात होना चाहिए, 76 का आंसर है बी, 76 का आंसर है बी। चलो सही। और एग्जांपल्स भी हमने सारे एकदम करेक्ट टिक किए हैं, सारे एग्जांपल्स याद थे तो मजा आ गया। अच्छा हुआ यार ये क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो गया, इट्स वेरी गुड। काफी बार यार एग्जांपल स्किप हो जाते हैं, सबको ध्यान नहीं रहते, जाहिर सी बात है। तो ट्रिक्स का मैंने यहां पर भी इस्तेमाल किया, इसलिए थोड़ा आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बट एट द एंड ऑफ द डे करेक्ट हो गया, छाती गर्भ से चौड़ा हो गया है हमारा। 77 एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली, एस्कोमाइसिटीज मोस्टली कैसे हैं भाई, फंगस मोस्टली मल्टीसेलर ही होते हैं। एस्कोमाइसिटीज में बस एक आपका एक्सेप्शन है कि यूनिसेलुलर इसके अंदर सिर्फ एक प्रेजेंट होता है, दैट इज ईस्ट, जिसको आप सैकरोमाइसिस कहते हो। मोस्टली तो मल्टीसेलर ही होंगे ना, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो अलग से किंगडम बनी हुई है आपकी प्रोटिस्टा, यहां पर सिर्फ एक्सेप्शन है, मल्टीसेलर ही होते हैं बचे हुए सारे। तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, एकदम करेक्ट बात है। 78 यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज इज, अभी देखा था सैकरोमाइसिस सर्वाइसी, जिसको आप ईस्ट भी बोलते हो, यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिट कहलाता है। 78 का आंसर है सी। 79 द फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू द क्लास, कौन सी क्लास है जिसमें ये फीचर होंगे। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, तो ये आपका एस्कोबैसिडियोमाइसिटीज हो सकता है, ड्यूट्रो भी हो सकता है। असेक्सुअल स्पोर्स जो है आपके कोनिडिया एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सही। सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली, सेक्सुअल स्पोर्स एंडोजिनसली बन रहे हैं, यानी कि क्या बन रहे हैं, एस्कोस्पोर्स। तो मुझे अब ज्यादा झमेले की जरूरत नहीं है, एस्कोस्पोर्स मतलब एस्कोमाइसिटीज की बात हो रही है। मैनी मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर एडिबल, जैसे कि मॉरल्स और ट्रफल्स, अभी सॉल्व किया था ना लास्ट वाला क्वेश्चन। यहां पर देखो मॉरल्स और ट्रफल्स की बात की गई थी जो कि एडिबल थे, ये वाले। तो जाहिर सी बात है किसकी बात हो रही है, एस्कोमाइसिटीज की बात हो रही है, ये एस्कोमाइसिटीज होगा। 79 का आंसर हो जाता है ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 which of the following is extensively used in biochemical and genetic work। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। जैसे ड्रोसोफिला बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई थी बाय मॉर्गन साहब फॉर द जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट, सिमिलरली आपका प्लांट से रिलेटेड जो न्यूरोस्पोरा है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बोलोगे सर ये तो फंगस है, तो ये प्लांट में कैसे काउंट हुआ भाई। एट द टाइम ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस, सारे फंगस प्लांट में ही तो थे, तो उसी टाइम पे इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलना स्टार्ट कर दिया गया था। आंसर हो जाता है सी, 80 का सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 द कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम ब्रैकेट फंगी पफ बॉल्स या ऑल, बिल्कुल सही है, सारे के सारे हो सकते हैं। मशरूम्स और ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स आपको नॉर्मली भी घास वास के आसपास उगे हुए दिखाई दे जाते हैं। सबसे कॉमन बेसिडियोमाइसिटीज इन्हें कहा जाता है, और इनमें से मशरूम जो है यानी अगैरिकस जो है ये आपका एडिबल भी होता है, आप इसे खाते भी, और आप इसके लिए टर्म यूज करते हैं मशरूम की सब्जी यानी वेजिटेबल, बट इट इज नॉट अ प्लांट, इट इज अ फंगस। तो डी आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ विच ऑफ द गिवन फंगस, कैरेक्टरिस्टिक किस फंगस के हैं। माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट है, बिल्कुल सही है, ब्रांच और सेप्टेट है तो एस्को बेसिडियो ड्यूट्रो कुछ भी हो सकता है। असेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते यूजुअली, यानी बेसिडियो की बात हो रही है, एक चीज कंफर्म हो गई। आगे और देख लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, हो सकती है बिल्कुल, बेसिडियो की बात हो रही है। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ जीनोटाइप, बेसिडियो कंफर्म हो जाता है। 82 का आंसर क्या हो जाएगा, 82 का आंसर हो जाएगा बी, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, अगर आप यहां पर देखोगे तो काफी बार क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन से ही मशरूम्स उगाए जाते हैं, उनके टुकड़े अगर आप जमीन में डाल देते हो तो भी वो ग्रो कर जाते हैं, उनके हाइफे ग्रो कर जाते हैं।
83 कैरियोगैमी एंड मियोसिस अगर इन बेसिडियम प्रोड्यूसेस हाउ मेनी बेसिडियोस्पोर्स। अगर भाई मियोसिस हो रही है बेसिडियम के अंदर तो कितने स्पोर्स बनेंगे? एक सेल है विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, अगर ये मियोसिस करता है तो मियोसिस के बाद एंड में कितने सेल बनते हैं? ये बात कोई राज नहीं है, 4 सेल्स बनेंगे, वो भी हैप्लॉइड स्पोर। तो 4 आपके स्पोर बनते हैं। बेसिडियोस्पोर कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 83 का आंसर हो जाएगा डी, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम। बेसिडियोस्पोर कैसे बनाए जाते हैं? एक्सोजिनसली। मैंने आपको बताया था एप्लेनोस्पोर और एस्कोस्पोर एंडोजिनसली बनाए जा रहे थे, कोनिडियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर आपके एक्सोजिनसली बनाए जा रहे थे। आंसर बी हो जाएगा। बोथ और नन के चक्कर में मत पड़ना। 84 का आंसर है बी, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। उस्टिलागोस्मट एकदम सही है। अगैरिकस को मशरूम बोला जाता है, एकदम सही है। पक्सीनिया को रस्ट बोला जाता है। मैंने ट्रिक भी बताई थी ना बेसिडियोमाइसिटीज की, आज मैंने यूज भी की थी। आज मैं उस से परेशान रहा, यानी क्या हो जाएगा? आज दैट इज एजी का साउंड आ रहा है, अगैरिकस। मैं का मतलब एम फॉर मशरूम, यानी अगैरिकस होता है मशरूम। उसका मतलब उस्टिलागो नाम में ही है। उस्टिलागो के ब्रैकेट में लिख देता हूं से, यानी ये है स्मट। परेशान दैट इज पक्सीनिया, क्या हो जाएगा? रस्ट हो जाएगा, आर से रस्ट। पक्सीनिया रस्ट है, उस्टिलागो स्मट है, अगैरिकस मशरूम है। ऑल आर करेक्ट। एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया है। 85 का डी एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 86 Which of the following fungus only reproduce by asexual spores conidia? इनमें से कौन सा है जो कोनिडिया से सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है? अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ऑल ऑफ दीज। सीधी सी बात है, ऑल ऑफ दीज होगा। क्यों, कैसे पता लगा सर? क्योंकि तीनों के तीनों मेंबर्स सेम ही क्लास के हैं। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा है तो तीनों ड्यूट्रोमाइसिटीज ही। ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्टेजेस एब्सेंट होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया के दम पे ही रिप्रोडक्शन चलता है, यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। 86 का आंसर हो जाएगा डी, एकदम करेक्ट है। ड्यूट्रोमाइसिटीज आर नोन एज इम्परफेक्ट फंगस, क्योंकि यहां पर सेक्सुअल स्टेजेस एब्सेंट होती हैं। ढूंढ लो, ओनली सेक्सुअल फेजेस फाउंड, ओनली असेक्सुअल वेजिटेटिव फेजेस नोन, बोथ असेक्सुअल सेक्सुअल फेजेस नोन। रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट होगी, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ असेक्सुअली या वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और स्पेशली ये कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स के थ्रू आपके क्या करते हैं? कोनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर हो जाना चाहिए आपका बी। तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका बी, एकदम करेक्ट। Many members of dash class are decomposer. D for Deuteromycetes, D for decomposer. आपको पढ़ाते टाइम भी ये बताया था। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मजे से इस ट्रिक को याद कर लो। मिनरल रिसाइकलिंग और डिकम्पोजिशन में हेल्प कौन करते हैं? ड्यूट्रोमाइसिटीज। 1 सेकंड में मैं सॉल्व कर देता हूं। कंसेप्ट मुझे क्लियर है। अगर कंफ्यूजिंग होते ऑप्शंस तो मैं सिलेक्ट करता, अगर बैक्टीरिया भी होता ऑप्शन में तो मैं उसको भी तवज्जो देता, लेकिन सारे फंगस हैं और ड्यूट्रोमाइसिटीज का नाम है तो डिकम्पोजिशन में उसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। 88 का आंसर बी हो जाता है, एकदम करेक्ट है। 89 द फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू। फीचर दिए हुए हैं, बताओ किसके हैं? माइसीलियम, सेप्टेट और ब्रांच, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो तीनों हो सकते हैं। सम मेंबर्स आर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ओके ऑलराइट। रिप्रोडक्शन ओनली बाय कोनिडिया। अब कोनिडिया तो देखो आपके अलग अलग जगह पर पाए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर ओनली बाय कोनिडिया लिख दिया, यानी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो ड्यूट्रोमाइसिटीज की कंफर्मेशन हो जाती है। आंसर हो जाता है 89 का बी, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट खा सकते हैं, क्योंकि इनकी नाइट्रोजन और फॉस्फेट की नेसेसिटी के लिए काफी बार इन्हें इंसेक्ट को मसलना पड़ता है। ब्लैडर वर्ट, या अपने ब्लैडर जैसे स्ट्रक्चर में फंसा लेता है इंसेक्ट को, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। दिस इज ब्लैडर वर्ट। वीनस फ्लाई ट्रैप, ऐसे वीनस फ्लाई ट्रैप ऐसा ट्रैप बना लेता है, इंसेक्ट जब उसके ऊपर बैठता है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जिससे क्या होगा? झटाक से आपका वीनस फ्लाई ट्रैप बंद हो जाएगा। दोनों ही इंसेक्टिवोरस होते हैं। कस्क्यूटा, कस्क्यूटा मतलब अमरबेल, ये क्या है आपका? टोटल स्टेम पैरासाइट है। ये इंसेक्ट को नहीं खाता, ये प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। तो ए और बी आंसर हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर्स। 91 किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स, प्लांटे के अंदर एल्गी भी आएगा सबसे लोअर नंबर पे, 1 नंबर पे, फिर ब्रायोफाइट, फिर आपका टेरिडोफाइट, फिर आपका जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट यानी कि फ्लावरिंग प्लांट आपका एंजियोस्पर्म। तो ऑल ऑफ दीज वुड बी करेक्ट आंसर।
अगले चैप्टर में तो इसकी पूरी डिस्कशन है, देखने की भी जरूरत नहीं। 92 प्लांट सेल हैव ऑल एक्सेप्ट, प्लांट सेल में कौन सी चीज है जो कि नहीं प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल है, सेलुलोजिक सेल वॉल बिल्कुल है, लार्ज वैक्यूल, इतना बड़ा वैक्यूल होता है कि काफी बार तो प्लांट सेल का 90% से भी ज्यादा वॉल्यूम कवर कर लेता है। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, ये ओनली इन एनिमल पाया जाता है, जो कि एस्टर बनाने में हेल्प करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसीलिए एनिमल के अंदर जो डिवीजन है इसे एस्ट्रल सेल डिवीजन कहा जाता है, प्लांट के अंदर एस्ट्रल सेल डिवीजन नहीं होती। आंसर हो जाएगा डी, एकदम करेक्ट है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन सीन इन ऑल एक्सेप्ट, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सब में देखने को मिलती है एक्सेप्ट फ्यूकस। फ्यूकस क्या है? फ्यूकस एल्गी, स्फेग्नम, इक्विसिटम, सारे प्लांट है, प्लांट किंगडम के मेंबर हैं। अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्राइकम क्या थे? फंगस थे। क्या फंगस के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है? नहीं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो प्लांट के अंदर तो होगी, लेकिन किसमें नहीं होगी? एक्सेप्ट पूछा है ना, किसमें नहीं होगी? किसमें नहीं होगी? ऑल्टरनेरिया में नहीं होगी, क्योंकि बचे हुए तीनों क्या है? बचे हुए तीनों आपके प्लांट्स हैं। बचे हुए तीनों आपके क्या हैं? बचे हुए तीनों आपके प्लांट्स हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94, लाइफ साइकिल इन प्लांट्स हैज जनरली टू डिस्टिंक्ट फेजेस, डैश स्पोरोफिटिक एंड द डैश गैमेटोफिटिक। तो स्पोरोफिटिक यानी जो स्पोर बनाता है तो डिप्लॉयड होना इसका जरूरी है, और गैमेटोफिटिक यानी हैप्लॉयड होना इसका जरूरी है। तो आंसर हो जाएगा डिप्लॉयड हैप्लॉयड रेस्पेक्टिवली। तो डिप्लॉयड हैप्लॉयड ढूंढो, डिप्लॉयड हैप्लॉयड, आंसर हो जाएगा आपका बी। स्पोरोफिटिक फेज डिप्लॉयड होता है जबकि गैमेटोफिटिक फेज हैप्लॉयड होता है। तो 94 का आंसर हो जाता है आपका बी, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ फीचर बिलोंगिंग टू एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में क्या क्या प्रेजेंट होता है उसको सिलेक्ट करो। मल्टीसेलर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक खाना नहीं बना सकते, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, सारे चलते हैं, बिल्कुल सही है। हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, ओके। डाइजेशन इन इंटरनल कैविटी यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही है। स्टोर्ड फूड रिजर्व्ड एज ग्लाइकोजन और फैट, हमारे अंदर स्टार्च नहीं मिलता, एकदम करेक्ट है। हायर फॉर्म्स शो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, हायर फॉर्म्स बोल दिया यानी हमारे अंदर सेंसरी और न्यूरल सिस्टम्स प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है। सम मेंबर्स आर ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक नहीं होता दोस्त कोई, सम मेंबर्स आर ऑटोट्रॉफिक नहीं। प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल पाई जाती है? नहीं पाई जाती, हमारे अंदर सेल वॉल होती नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल कॉपुलेट करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एज इन केस ऑफ ह्यूमंस, एकदम सही बात है। तो एनिमल के अंदर ये सारी चीजें पाई जा सकती हैं, 10 में से सिर्फ 2 चीजें नहीं पाई जा सकती, जो कंप्लीट एक्सेप्शन है। तो आंसर होना चाहिए C8, एक बार चेक कर लेते हैं। 95 का आंसर है C8, एकदम सही, एकदम सही। ओके, तो एनिमल किंगडम में आप किसी भी एनिमल में कंसिडर कर सकते हो कि ये फीचर प्रेजेंट है कि नहीं। कोई भी एनिमल हो दुनिया का ऑटोट्रॉफिक या सेल्यूलोजिक सेल वॉल कंटेन नहीं करता, 2 ही ऐसी चीजें हैं जो नहीं प्रेजेंट बिल्कुल भी। In 5 kingdom system of classification given by R.H. Whittaker, some acellular forms are not included. They are virus, viroids, lichens या both A and B. अब आप बोलोगे सर all of these, क्योंकि lichens को जगह नहीं मिली थी, लेकिन क्या बोला है? acellular forms, जिनमें सेल नहीं है। क्या वायरस और वायरॉइड में सेल होता है? They are not cells. तो सिर्फ acellular पूछा है, both A and B will be correct answer. लाइकन तो क्या है? एसोसिएशन है एल्गी और फंगस की, तो इसमें तो मल्टीपल सेल्स होंगे। सिर्फ वायरस और वायरॉइड आपका आंसर होगा। 96 का आंसर क्या हो जाता है आपका? डी, एकदम करेक्ट। वायरस इज कंप्लीटली नॉन लिविंग, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक लिंक है। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल, अगर ये लिविंग सेल के बाहर प्रेजेंट है तो क्रिस्टलाइन है, लिविंग सेल के अंदर आया तो लिविंग हो जाएगा। सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सेल नहीं प्रेजेंट होता। वन ऑफ विटेकर्स क्लासिफिकेशन, विटेकर की क्लासिफिकेशन में से जगह नहीं मिली थी, यानी बी ऑप्शन ऐसा है जो कंप्लीटली करेक्ट है, बाकी सब में थोड़ा बहुत लोचा है। तो 97 का आंसर क्या हो जाता है? 97 का आंसर हो जाता है बी, एकदम करेक्ट। 98, वायरस द नेम मींस, वायरस का मतलब क्या होता है? वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, ए सेल्यूलर फॉर्म, नॉन सेल्यूलर फॉर्म, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कनेक्टिंग लिंक तो ये होता है, लेकिन वायरस का मतलब कनेक्टिंग लिंक नहीं होता। वायरस का एक्चुअल मतलब क्या है? वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, यानी जहरीला पदार्थ इसे कहा जाता है। तो 98 का एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा।
आपको डी वाली स्टेटमेंट इसलिए दी हुई है जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। भाई ये बात करेक्ट है, हम भी कोई इसे इनकरेक्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, तो डी नहीं कर सकते आप। क्वेश्चन नंबर 99, वायरस द नेम इज गिवन बाय, वायरस नाम किन्होंने दिया था ये आपको बताना है। तो कंफ्यूजन यहां पर नहीं होनी चाहिए, इट इज गिवन बाय पास्चर। इवानोस्की साहब ने डिस्कवरी, पास्चर साहब ने नाम दिया, बिजर्निक साहब ने इसे बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, स्टैनली साहब ने इसको क्रिस्टलाइज किया पहली बार, ये सारी चीजें। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने बोला, बिना देखे भी मार्क कर दो, बिजर्निक साहब, एकदम करेक्ट हो जाएगा। 100 का आंसर होना चाहिए डी, एकदम करेक्ट है। ओके 100 का आंसर डी एकदम करेक्ट है। वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट सेल, इनर्ट होते हैं स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर, एकदम सही है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, किसी सेल की जरूरत है उनके बिना नहीं रह सकते। पासेस थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, क्योंकि इनका साइज बैक्टीरिया से छोटा होता है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया है ये, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो आपने एक ऐसी छलनी बनाई है जो बैक्टीरिया को रोक सके, लेकिन ये तो छोटा है बैक्टीरिया से, ये तो उससे पास हो जाएगा। तो ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 101 का आंसर हो जाता है डी, एकदम करेक्ट बात है। हु शोड दैट वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज, स्टैनली साहब, 1 सेकंड में मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। तो आंसर हो जाएगा 102 का सी। 103, वायरस कंटेन प्रोटीन आरएनए डीएनए ए विद ईदर बी और सी, यानी प्रोटीन के अंदर यानी आपका वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, नेवर बोथ। तो ईदर डीएनए और आरएनए यहां पर स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है, ईदर डीएनए और आरएनए दोनों नहीं प्रेजेंट हो सकते। तो या तो बी और डी होंगे, बी और सी होंगे, सॉरी ए तो होगा ही होगा, तो ए के साथ बी और सी प्रेजेंट हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो डी सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका यहां पर है, 103 का आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 104, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स जनरली हैव, यानी वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स जनरली हैव, यानी ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं उनमें कैसा जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आंसर है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है यूजुअली उन वायरसेस में जो कि प्लांट को इफेक्ट करते हैं, और ऐसे पर्टिकुलर वायरसेस जो एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं इनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए छोड़ के कुछ भी हो सकता है, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, यानी आपका बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए छोड़कर कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो 105 का आंसर हो जाता है आपका डी। ओके, बहुत कम ऐसे हैं जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा, ज्यादातर की बात हो रही है। ओके, एनिमल्स में एक जनरलाइजेशन ली जाती है, काफी ऐसे हैं जिनमें काफी बुक्स में लिखा हुआ है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यूजुअली प्रेफर नहीं किया जाता, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट हो सकता है। दोनों ही बातें करेक्ट है, हर प्रकार का जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल सकता है। हम मेजर जनरलाइजेशन की बात करते हैं, और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, बैक्टीरियोफेज, ये आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कंटेन करते हैं। बैक्टीरियोफेज जब आप बनाते हैं ऐसे, तो इनका जो ये पॉलीहेड्रल हेड है, इसके अंदर हम हमेशा ऐसा जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो 106 का आंसर हो जाता है सी, एकदम करेक्ट। 107, कैप्सोमेयर में भी अरेंज इन, कैप्सोमेयर मतलब कि जो प्रोटीन होता है आपका डीएनए के चारों तरफ, इसकी यूनिट्स कैसे अरेंज हो सकती है, हेलिकली, यानी इस प्रकार से, ये आपका डीएनए इसके बाहर ऐसे ऐसे प्रेजेंट हो सकती है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस में प्रेजेंट है। पॉलीहेड्रल, जैसे कि आपकी प्रेजेंट है बैक्टीरियोफेज के अंदर। इलिप्सॉइडल, इलिप्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलती है, तो आपके सिलेबस में तो बल्कि है भी नहीं, तो इलिप्सॉइड यहां पर हम कंसिडर नहीं करेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल मोस्ट में पाई जाती है। कुछ नए जो वायरसेस हैं उनके अंदर इलिप्स देखी गई है, लेकिन अभी तक हम इसको टेक्स्ट में नहीं प्राप्त करते हैं, टेक्स्ट के अंदर इट इज नॉट गिवन, और आएगा भी नहीं, अगले 10-5 साल तक नहीं आएगा। तो जनरलाइजेशन की अगर आप बात करें तो हेलिकल और पॉलीहेड्रल आपके लगभग 100% वायरसेस के अंदर ही पाया जाता है। 108, इन वायरस द इन्फेक्टेड प्लांट्स, ओके, इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स द फॉलोइंग सिम्टम कैन बी ऑब्जर्व्ड, यानी अगर वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया किसी प्लांट को तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मोज़ेक फॉर्मेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ कम हो जाएगी, लीफ रोलिंग और कर्लिंग, लीफ एक्सपेंड नहीं कर पाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, वीन आपकी येलो हो जाएगी। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सारी की सारी पाई जा सकती है। वायरस एसोसिएटेड डिजीज में सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। 108 का आंसर हो जाएगा डी, एकदम करेक्ट है।
सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन बी कॉज्ड बाय वायरस इन अ प्लांट और एनिमल, यानी वायरस से कॉज होने वाले डिजीज चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में। मम्स वायरस से कॉज होती है, स्मॉल पॉक्स वायरस से कॉज होता है, रस्ट जो है आपका किससे हो रहा था, फंगस से, स्मस्ट आपका फंगस से हो रहा था, उस्टिलागो से, हर्पेस आपका वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा आपका वायरस से होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर ये आपका वायरॉइड से होता है, वायरस से नहीं होगा, वायरॉइड से होगा। रेड रॉट ऑफ शुगर केन ये आपका कॉलेटोट्राइकम से होता है विच इज बेसिकली फंगस, तो ये फंगस से होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। टर्निप मोजैक वायरस ये वायरस डिजीज है। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर ये आपका बैक्टीरिया से होता है, ज़ेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर कितने आए, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा 4 हो गए, और आपका नीचे टर्निप मोजैक 5 हो गए। आंसर होना चाहिए बी, एक बार चेक कर लेते हैं। 109 का आंसर है बी, करेक्ट है। अगर बी नहीं आता तो हम चेक करते हैं हमसे क्या गलती हो गई छोटी मोटी, लेकिन सिंस एग्जांपल से आते हैं हमें तो कोई गलती के चांसेस नहीं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय, अभी आपको जस्ट बताया था लास्ट वाली स्लाइड में, वायरॉइड कॉज करता है। देखो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर लिखा हुआ है ना, वायरॉइड मैंने यहाँ पर लिख के बताया है, तो ये वायरॉइड से बीमारी होती है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा 110 का, एकदम सही। 110 वायरॉइड्स आर डिस्कवर्ड बाय इवानोस्की, आपका वायरस से रिलेटेड है। बिजर्निक कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम बोला था इन्होंने, स्टैनली ने क्रिस्टलाइज किया था वायरस को, बचा क्या, टियोडिनर। तो टियोडिनर साहब ने क्या किया था, वायरॉइड को डिस्कवर किया था, सिंपल सी बात। 112 वायरॉइड्स आर फ्री प्रोटीन, अकेले प्रोटीन नहीं होते, फ्री आरएनए अकेले आरएनए होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फ्री डीएनए, डीएनए नहीं होता वायरॉइड के अंदर, फ्री सैकराइड या फ्री शुगर नहीं, इनमें सिर्फ आरएनए होता है, वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का। जो आपका वायरस का आरएनए है ये हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है, बहुत ज्यादा बड़ा आरएनए होता है, इनके अंदर छोटा सा आरएनए है फ्री, लो मॉलिक्यूलर वेट का, लो मॉलिक्यूलर वेट का। एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है नीट के अंदर, लास्ट ईयर पूछा भी गया था, तो 112 का आंसर क्या हो जाता है, 112 का आंसर हो जाता है बी, सही। 113 द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए ऑफ वायरॉइड इज लो, अभी बताया था ना लो मॉलिक्यूलर वेट, वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। 113 का आंसर है आपका बी, एकदम सही। लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, लाइकन किससे बनता है, एल्गी और फंगस के बीच की एसोसिएशन है, एल्गी और फंगस लिख सकते हो आप। ओके, एल्गी और फंगस या आप कह सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंगस, काफी बार ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ऑलराइट, 115 इन लाइकन द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज, एल्गल कंपोनेंट को आप क्या कहते हो, फाइकोबायोन्ट, और फंगल कंपोनेंट को, फंगस की स्टडी को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी, तो इसे माइकोबायोन्ट कहा जाता है। तो फाइको एंड माइको रिस्पेक्टिवली, फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट, चाव चाव में आकर फाइकोबायोन्ट और माइकोराइजा मत मार देना सिर्फ माइको देख करके, बी होगा इसका आंसर, तो 115 का आंसर है बी, एकदम करेक्ट है। 116 विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोट्रॉफिक इन लाइकन, लाइकन में ऐसा कौन है जो खाना नहीं बनाता, भाई अब एल्गी और फंगस में से फंगस ही हेट्रोट्रॉफिक होगा ना, एल्गी तो प्लांट है वो तो खाना बनाएगा, तो फंगस आपका क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है, एल्गी तो ऑटोट्रॉफिक होगा ही। 116 का आंसर होना चाहिए ए, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 117 लाइकन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, एकदम सही बात है, ये SO2 का लेवल जब ज्यादा होता है तो नहीं ग्रो करते। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस, एकदम करेक्ट बात है। पायनियरिंग स्पीसीज इन प्राइमरी सक्सेशन ऑफ रॉक, जब रॉक की सक्सेशन होती है, यानी जब आपका पत्थर टूटता है और मिट्टी में तब्दील होता है, तो सबसे पहले उस बंजर जमीन पे कौन आकर के ग्रो करेगा, सबसे पहले नंबर 1 पोजीशन पे आता है लाइकन, और इनफैक्ट ये पत्थरों को तोड़ने में भी हेल्प करता है अपनी सिक्रीशंस की वजह से, और दूसरे नंबर पे आते हैं ब्रायोफाइट। ये दोनों मिलकर के बंजर जमीन को हरी भरी बनाते हैं। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट आंसर। 117 का आंसर हो जाता है डी, एकदम करेक्ट है। 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लाइकन्स, गलत बात कौन सी है, अल्गल पार्ट इज ऑटोट्रॉफिक, एल्गी ऑटोट्रॉफिक होता है, सही बात है। फंगस पार्ट एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट और मिनरल को, क्योंकि फंगस के पास क्या होते हैं, फंगस के पास हाइफे होते हैं जो कि थ्रेड जैसे होते हैं, जो रूट का काम करने लग जाते हैं, चीजों को एब्जॉर्ब करता है ड्यू टू देयर मोर सरफेस एरिया, एकदम सही बात है। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस का सरफेस ज्यादा है तो ये एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, एकदम सही बात है। एल्गी प्रोवाइड शेल्टर, एल्गी छोटा होता है, ये शेल्टर नहीं दे सकता, तो डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, डी आपकी गलत बात हुई। 118 का आंसर है डी, एकदम करेक्ट। 119 आइडेंटिफाई ए बी सी डी, तो डी क्या हो गया, ये आपकी स्पाइरल शेप है तो इसे आप स्पाइरलम बोल देंगे, और इसके एंड पे क्या लगा रहता है, फ्लैजिला, तो ए क्या हो गया आपका, फ्लैजिला हो गया। पहला ही ऑप्शन आपको करेक्ट मिल गया, 119 का आंसर है डी, एकदम करेक्ट है। ओके, पहली चीज मिल गई।
और बी क्या है आपका स्पाइरिला है, सी क्या है गोल गोल कॉकस है, और ये क्या है कॉमा शेप, डी विब्रियो है। एकदम सही, डी आपको आंसर मिल गया था पहले ही सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 120, आइडेंटिफाई द राउंड स्ट्रक्चर ए, बैसिलस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, एंडोस्पोर प्रेजेंट रहता है। एंडोस्पोर देख लो ऑप्शन में प्रेजेंट है कि नहीं, स्पोर लिखा हुआ है, एंडोस्पोर एक ही बात है यार। आंसर हो जाएगा 120 का सी, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 121, व्हाट इंडिकेट्स ए इन द गिवन फिगर। ए जो है यहां पर कोटिंग बनी हुई है, देखो कोटिंग बनी हुई है, उसके अंदर ये आपका सेल प्रेजेंट है, तो ये क्या है आपका हेटेरोसिस्ट है, ये आपका स्पेसिफिक सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, तो ए क्या हुआ आपका हेटेरोसिस्ट हुआ। बी क्या है आपका नॉर्मल वेजिटेटिव सेल, और ये जो ऊपर शीट दिखाई दे रही है ये आपकी म्यूसिलेज की शीट है, ये क्या है आपका नॉर्मल वेजिटेटिव सेल। ठीक है, आंसर क्या हो गया, हेटेरोसिस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 122, आइडेंटिफाई ए बी सी। अब देखो यार यहां पर ए तो अंदर की साइड ये प्रेजेंट है, तो ये क्या है जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है, तो ए क्या हो जाएगा आपका डीएनए हो जाएगा, तो बी और डी में से एक आंसर करेक्ट होना चाहिए। अब इसमें सी अंदर की साइड प्रेजेंट है और बी बाहर की साइड, बी बाहर की साइड है तो क्या है, बी बाहर की साइड है तो सेल वॉल है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगी, सेल मेम्ब्रेन, तो बी सेल वॉल है, बी सेल वॉल है और सी सेल मेम्ब्रेन है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। 122 का आंसर हो जाएगा डी, एकदम करेक्ट है। 123, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द डायग्राम एंड इट्स फीचर। ऑर्गेनिज्म कौन सा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, नॉस्टॉक है। अच्छा नॉस्टॉक नहीं बोला हुआ इसमें, विब्रियो कॉमा शेप दिखाई दे रहा है, नहीं, फंगस बैक्टीरिया है ये, एल्गी नहीं हो सकता, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया का इकलौता एग्जांपल जो कि आपको दिया हुआ है डायग्राम सहित एनसीईआरटी में। फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय दीज सेल्स जिनका नाम है हेटेरोसिस्ट। एकदम करेक्ट बात हमें पता लग गई। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 123 का आंसर हो जाएगा सी, एकदम सही। 124, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्गेनिज्म। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गंदी बात का पता लगाना है। ऑटोट्रॉफिक इन सनलाइट, तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये युग्लिना है। ओके, एक छोटा एक बड़ा फ्लैजेला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये युग्लिना है। ऑटोट्रॉफिक इन सनलाइट बिल्कुल सही बात है, अगर सनलाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉफिक, एकदम सही बात है। बाय फ्लैजेलेट, एकदम सही बात है। दे आर सराउंडेड बाय प्रोटीन रिच लेयर नोन एज सेल वॉल, ये बात गलत हो जाएगी। प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज पेलिकल, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, तो डी वाली बात गलत है। डी आंसर हो जाएगा 124 का डी। 125, आइडेंटिफाई ए बी सी इन द गिवन डायग्राम। ये आपका युग्लिना हो जाएगा, ये आपका पैरामीशियम हो जाएगा, ये आपका विब्रियो हो जाएगा। युग्लिना, पैरामीशियम, विब्रियो, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 125 एकदम सही है, देखते ही पकड़ में आ जाता है अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है तो। यहां पर देखो सबसे पहले क्या है, ये आपका म्यूकर है, ये आपका मशरूम है यानी अगेरिकस, और ये आपका क्या है, एस्परजिलस है। म्यूकर सबसे ऊपर एक में ही दिया हुआ है बी के अंदर, अगेरिकस एंड एस्परजिलस। 126 का आंसर हो जाता है बी, एकदम करेक्ट है। 127, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन फिगर। बी क्या है, ये वाला है बी, तो बी क्या हुआ आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। इससे यह भी प्रूव हो जाता है कि प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, यहाँ पे प्रूव कर लिया। क्योंकि ये क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, तो टोबैको पे अटैक करेगा यानी प्लांट पे, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। इसके चार और क्या प्रेजेंट है, इसका प्रोटीन कोट प्रेजेंट है, कैप्सिड प्रेजेंट है। तो क्या है यहाँ पर आरएनए एंड इसके बाहर कैप्सिड, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। 127 का आंसर है आपका, अच्छा ए कैप्सिड है ना यहाँ पर, हाँ ए कैप्सिड है और बी आरएनए, ठीक है, मतलब पकड़ा हमने सही, सिर्फ थोड़ी सी मार्क करने में गलती कर दी, ऐसा पेपर में नहीं होना चाहिए, वो तो चलो हम देख के करते, अभी तो थोड़ा जल्दी जल्दी है। तो आंसर हो जाता है सी। 128, व्हाट इज इंडिकेटिंग ए टू डू इन द फिगर। अब सी क्या है, हेड है, सी क्या है, हेड है, तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इसमें सी हेड नहीं है। डी क्या है आपका, टेल फाइबर है, डी क्या है आपका टेल फाइबर है, तो इनमें देख लो डी शीथ नहीं है, डी टेल फाइबर है, डी शीथ नहीं है, तो बी आपका आंसर हो जाता है 128 का बी, सिर्फ दिमाग से निकाल लिया हमने। अब बी क्या बचा, बी आपका बचा कॉलर, एकदम सही है, हेड के नीचे कॉलर। एंड ए क्या है आपका, ए आपका यहां पर शीथ है कॉलर के नीचे, जिससे टेल फाइबर्स अटैच होंगे। So these were the 128 question of chapter biological classification. I hope you have understood each and everything very well. मजेदार था ये टॉपिक, थोड़ा सा बीच में इंटरनेट चले जाने की वजह से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी, लेकिन स्पीड काफी अच्छी है। आई होप आपको पसंद आई होगी।
ये वीडियो अगर पसंद आए तो यार इस पे बहुत ज्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि लाइव नहीं ले पाए हम लोग पूरी, अप टू 25th क्वेश्चन ही हम लोग लाइव ले पाए थे। तो कल हम लोग प्लांट किंगडम में एकदम लाइव मिलेंगे। एंड जस्ट जैसे इंटरनेट चला गया, आई वॉज वेरी फास्ट, मैं तब की तब वीडियो को रिकॉर्डिंग लगा के रिकॉर्ड करने लग गया, जिससे आपको 12 बजे से पहले पहले वीडियो मिल जाए। एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। कितना टाइम हुआ है अभी मुझे पता नहीं है, बट आई होप मैंने टाइमली इन चीजों को पूरा कर दिया होगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उससे पहले आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और ड्रॉपर हैं तो हमारी मार्क्सअप लर्निंग ऐप पर आकर आप हमारे कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। 12th क्लास का बैच बहुत ही जल्दी आएगा, तो आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 1 वीक का। हम लोग तब तक आप लोगों के लिए कोर्स तैयार करके ले आएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कोर्स में कुछ भी डिले हो, कोर्स में बीच में हमारे पास वीडियोस ना हो अच्छी खासी, इसलिए हम अपने कंटेंट को पहले पूरा अच्छे तरीके से डिजाइन कर ले रहे हैं, जिससे कि बीच में गैप ना आए। तो हम काफी ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो सपोर्ट करना। मार्क्सअप लर्निंग ऐप पर जाओ, डाउनलोड करो, फ्री कोर्सेज को देखो, 5 स्टार रेटिंग दो हमें गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार, विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल। मिलता हूं आप लोगों से कल की वीडियो में, कल सुबह, और आज शाम को देखते हैं, कुछ एक्साइटिंग बनाने की मैं कोशिश करता हूं। सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब कर दो यार ओजोन क्लासेस को, 2 लाख सब्सक्राइबर्स बहुत पास है, सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। अगर आपने 2 दिन के अंदर ये टारगेट पूरा कर दिया तो मैं माइंड मैप लेकर आऊंगा एक चैप्टर का, बहुत ही अच्छा लाइव। सैटरडे संडे को फिर हम माइंड मैप सीरीज स्टार्ट कर देंगे, एक भी दिन गैप नहीं लूंगा। मंडे टू फ्राइडे आपकी ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगी 10,000 क्वेश्चंस की, और सैटरडे संडे माइंड मैप सीरीज। दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माय एंड, लेकिन उसके लिए आपको पहले टारगेट कंप्लीट करना होगा। 2 दिन स्टार्ट होते हैं अब, यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे। अगर फ्राइडे तक हो जाते हैं हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर तो हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर।